गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट में भैया दीदी आप है हमारे साथ? हाँ है तो ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में चालू किए थे, बोलिए चैप्टर का नाम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के फर्स्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़ना शुरू किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में क्या क्या डिस्कस किया एक बार रिवाइज करवा देता हूं, फिर आज हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, जो हमको एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कई बार। हमने सबसे पहले पढ़ा इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो मैंने आपको बोला इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। क्या है? एसेट, जिनको एक एंटिटी होल्ड करता है विथ एन इंटेंशन टू अर्न रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन। ये बात की है। इन्वेस्टमेंट जब भी एक एंटिटी एक्वायर करेगा, परचेज करेगा, वो इन्वेस्टमेंट को हमेशा रिकॉर्ड करेगा कॉस्ट पर। तो सबसे पहले जब भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा, हम उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने सीखा, सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हैं फॉर कैश कंसीडरेशन, अगर इन्वेस्टमेंट हमने कैश कंसीडरेशन में एक्वायर किया है तो उसका कॉस्ट होगा परचेज प्राइस प्लस जो खर्चा लगा इन्वेस्टमेंट्स को खरीदने के लिए, चाहे ब्रोकरेज का खर्चा, स्टैंप ड्यूटी, लीगल फीस, कोई भी खर्चा लगा इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए, वो सारे खर्चे हम इंक्लूड करेंगे। एक टैक्स बोला था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो सारे खर्चे हम इंक्लूड करेंगे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट निकालने के लिए। इसके बाद अगर हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है बाय इश्यू ऑफ अवर ओन इक्विटी शेयर, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया और अपने इक्विटी शेयर इश्यू किए एज कंसीडरेशन, तो हमने बोला इन दैट केस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होगी फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो आपने इश्यू किया। अगर फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स इश्यूड आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट खरीदा उसका फेयर वैल्यू ही उसका कॉस्ट माना जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, कोई दूसरा एसेट देकर इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया, तो उस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड। क्रक्स ये था, जो कंसीडरेशन दे रहे हो उसका फेयर वैल्यू आपका कॉस्ट हो जाएगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। इसके बाद हमने बोला परचेज करने के बाद इन्वेस्टमेंट्स पर जो रिकरिंग इनकम आएगा उसका क्या होगा। हमने बोला इन्वेस्टमेंट पर जो आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल मिलेगा, ये आपकी इनकम है। इनकम है तो आप इसको ईयर एंड पे अपने पीएल में क्रेडिट कर लेना। जर्नल एंट्री हमने सीखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या डिविडेंड, इंटरेस्ट या डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएल। अगर रिसीव नहीं हुआ है, अक्रूड है, तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल। ये बात किया। ये जब भी हम लोग इनकम रिकॉर्ड करेंगे हमेशा अक्रूवल बेसिस पर। इंटरेस्ट, रेंटल इनकम टाइम बेसिस पर अक्रू करता है। डिविडेंड अक्रू करता है जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे। जब तक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी हम वो इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद हमने बात की, अगर हम इन्वेस्टमेंट को ईयर एंड पर बैलेंस शीट में दिखाए, मान लो इन्वेस्टमेंट मेरे पास पड़ा है, ईयर एंड पे मैंने सेल नहीं किया है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, तो बैलेंस शीट पे हम इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पर मेजर करेंगे? हमने बोला हम लोगों को बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे मेजर करना है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा इनटू 2 टाइप्स, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक हो। नंबर 1, दे आर बाय देयर नेचर रेडीली रियलाइजेबल, जिनको हम रियलाइज कर सकते हैं फटाफट, एंड आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। करंट इन्वेस्टमेंट को हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर। अगर फेयर मार्केट वैल्यू लोअर है तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस जाएगा पीएल में एज अ लॉस। जर्नल एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा वैल्यू करेंगे कॉस्ट पर। हाउएवर अगर कोई डिक्लाइन है अदर देन टेम्पोररी, तो उस डिक्लाइन को कंसीडर करना पड़ेगा और हमें वो लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वो लॉस भी पीएल के थ्रू रिकॉग्नाइज होगा। जर्नल एंट्री आप कर सकते हो पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट या पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर फ्यूचर में जाके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वापस बढ़ती है, फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ता है, तो जो लॉस हमने पुराने सालों में लिखा वो हम रिवर्स कर सकते हैं। बट जितना भी रिवर्स करो आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू पर दिखाई नहीं देना चाहिए। तो मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, जितना लॉस पुराने सालों में लिखा है उससे ज्यादा तुम लॉस रिवर्स नहीं कर सकते। इतना बात करके हमने 2 क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2।
आज हम लोग पहले एक आध क्वेश्चन और देखेंगे ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन 4, ऑनलाइन, आर यू देयर? लाइव एट सेंटर वाले बच्चे, एक बार लाइव ऑनलाइन आपने देख लिया ना कैसे चलता है। आप एप्लीकेशन में जाओगे, आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई देगा। आप जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करोगे, लाइव क्लास चालू हो जाएगी। आप अपने डाउट वगैरह सब कुछ पूछ सकते हैं वहां पर। ये इसलिए बोल रहा हूं, कभी अगर आप एब्सेंट करते हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप घर बैठ के उसी समय लाइव ऑनलाइन कर सको। वो भी ना कर पाओ तब आपको रिकॉर्डेड में जाना चाहिए। अदरवाइज पहले लाइव एट सेंटर, ना हो पाए तो लाइव ऑनलाइन, ना हो पाए तो फिर रिकॉर्डेड में जाना। क्लियर है बात? लाइव से बढ़िया कुछ नहीं होता। लाइव किस लिए बढ़िया है? सिर्फ एक छोटा सा साइकोलॉजिकल रीजन दे रहा हूं। यहां तुमको दिखेगा नहीं कि कितना देर तक ये क्लास चलने वाला है। रिकॉर्डेड में तो क्या होता है, पहले से दिख रहा है 3 घंटे की क्लास है, 2.5 घंटे की क्लास है। अब वो घड़ी ऐसी चीज है ना, तुमको बस वो घड़ी को कंप्लीट करना है कि वो कैसे कंप्लीट हो। अब इसके कारण तुम बोलते हो यार मेरे पास तो 1 ही घंटा है, क्लास 3 घंटे का है, चलो वो 2 की स्पीड में देखे, 1.8 की स्पीड में देखे, आगे बढ़ा बढ़ा के देखे। ये लाइव में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइव में आपको पता ही नहीं है कितना देर चलने वाला है। तो आप बोलते हो अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, एट लास्ट मैं बोलता हूं खत्म हो गया। तो लाइव में साइकोलॉजिकली ना आपके पास एडवांटेज रहता है एज कंपेयर टू रिकॉर्डेड। तो ऑलवेज ट्राई टू डू लाइव, आप वीडियो में ना जाए। सबसे बेस्ट मैं आपको राय दे सकता हूं, अगर आपको इंटर एक बार में क्लियर करना है, जिन बच्चों को एक बार में क्लियर करना है उनके लिए यही राय है कि आप लाइव कीजिए टू दी एक्सटेंट पॉसिबल। और आपने उसके लिए ना प्रीमियम भी भरा है। लाइव एट सेंटर के प्राइस ज्यादा है, लाइव एट होम के प्राइस कम है, रिकॉर्डेड के प्राइस और कम है। जब आप प्रीमियम भर रहे हो तो उस प्रीमियम का मजा तो उठाओ यार। तो आई वॉन्ट एवरीवन टू डू लाइव। ये मेरी इच्छा है कि सारे बच्चे हमेशा क्लास लाइव करें। बात बाकी धीरे धीरे लाइफ में बहुत कुछ घटेगा जिसके कारण इधर उधर होंगे। ट्राई कीजिएगा, नया जब चैप्टर शुरू हो तो आप एक बार लाइन पे वापस आ जाए। बैकलॉग कैसे करना है वो मेरे से पूछ लेना। बैकलॉग को लेकर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो बैकलॉग कब करना है, कैसे करना है, वो सब मैं बता दूंगा। आप सिर्फ जब भी कभी एब्सेंट हो जाओ, नेक्स्ट चैप्टर से क्लास लाइव वापस ज्वाइन कर लेना, और हो सके तो नेक्स्ट क्लास से ही कर लेना, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड सम मनी इन वेरियस म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड इज गिवन। म्यूचुअल फंड ABCD, 4 म्यूचुअल फंड है, चारों का डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है, साथ साथ परचेज कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट, स्टैंप ड्यूटी दिया हुआ है। सुनना, परचेज कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट, स्टैंप ड्यूटी, मैं बोलूं इन तीनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा। एक बार फटाफट कैलकुलेटर ले और मेरे को ABCD का कॉस्ट टोटल बेसिस पे बताए। फटाफट कैलकुलेटर यूज करके मुझे ABCD का कॉस्ट बताए। चेक करो क्या ये कॉस्ट आ रहा है क्या। आ रहा है कॉस्ट। कॉस्ट में परचेज प्राइस, स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज, ये सब ऐड करके हम लोग कॉस्ट निकालते हैं इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तुमको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, डेट देखना मार्केट वैल्यू का 31 मार्च 2021, डेट पर ध्यान रखना। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS 13। बोल रहा है क्लासीफाई कीजिए। क्लासीफाई करने का मतलब कौन सा इन्वेस्टमेंट करंट है, कौन सा लॉन्ग टर्म है, वो क्लासीफाई कीजिए। एंड फिर बोला वैल्यू इन्वेस्टमेंट का निकालिए एज ऑन 31 मार्च 21, और ईयर एंड पर किस वैल्यू पे हमको इसको बैलेंस शीट में दिखाना है वो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सुनना, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो वैल्यू, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट। एक एक पर चर्चा करते हैं। ए वाला म्यूचुअल फंड हमने परचेज किया था 1517 में, 2017, अभी चल रहा है 2021, लॉन्ग टर्म है तो इस पर तो कोई सवाल करना ही नहीं, सीधा लॉन्ग टर्म है, 3-4 साल से हमारे पास है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वैल्यू किस पे करना है बता दो, कॉस्ट पे कीजिए सर, आपको कुछ और करने का दरकार नहीं।
बी वाला मैंने खरीदा 5/8/2020 को, 5 अगस्त 2020, इसी साल में अगस्त में। अभी चल रहा है 31 मार्च 2021। सर आप बोल रहे हो करंट, क्योंकि अभी तक 12 महीना हुआ नहीं। आपको मेरे से पूछना चाहिए सर व्हाट इज योर इंटेंशन। अगर मैं बोलूं मैं इसको होल्ड करूंगा 2 साल 3 साल 4 साल, तो आप बोलोगे सर ये लॉन्ग टर्म है। अगर मैं बोलूं नहीं रे मैं बेच दूंगा 1-2 महीने में, तो सर वो तो 12 महीने के अंदर बिक जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, करंट। इंस्टीट्यूट को भी इसी तरीके से आंसर करना चाहिए था कि इंटेंशन क्या है पार्टी का, बट इंस्टीट्यूट बोला हम इतना नहीं सोचते, अभी 12 महीना नहीं हुआ है ना, तो जैसे तुम लोग बोला ना फटाक से क्या ले लो, करंट, उन्होंने भी बोला करंट ले लो। बट ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से जहां पर भी आपको टाइम बताया, आपको इंटेंशन बताया नहीं गया है, आपको वहां पे दोनों आंसर लिखने चाहिए कि भैया ये करंट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन ऑफ द एंटिटी टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट। बट इंस्टीट्यूट आंसर में अपना करंट इन्वेस्टमेंट लेता है। अब बताना करंट इन्वेस्टमेंट लूंगा तो क्या करूं, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्या मैं फेयर मार्केट वैल्यू लोअर है, डन। सुनना, फेयर मार्केट वैल्यू लोअर है, मेरे बुक्स में 25,175 पर इन्वेस्टमेंट दिख रहा था, अब मैं उसको दिखाऊंगा 24,220, तो डिफरेंस का क्या होगा, पीएल में जाएगा। तीसरा वाला 1121 पे मैंने खरीदा 2021 जनवरी, अभी खरीदा, और अभी 31 मार्च चल रहा है, क्या मानू, करंट इन्वेस्टमेंट। बोलिए किस पे वैल्यू करूं, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट पे, तो यहां पे तो कोई लॉस होना नहीं है। नंबर डी, 7 मई 2020 को खरीदा, अभी चल रहा है 31 मार्च 2021, 12 महीना अभी तक हुआ नहीं है, इंस्टीट्यूट क्या मानेगा, बोलो करंट इन्वेस्टमेंट। बताइए किस पे वैल्यू करूं, 65880। अब देख 65880 कम है, तो जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। इंस्टीट्यूट क्या किया है ना, सीधा इसको लॉन्ग टर्म और इन तीनों को करंट मान लिया। मैं प्रेफर क्या करता हूं, जैसे लास्ट क्लास में हमने एक आंसर लिखा था कि भैया अगर इंटेंशन आपका है कि 12 महीने के अंदर आप बेच दोगे, तो आप करंट ट्रीट करो और ये वैल्यूएशन होनी चाहिए। बट अगर आपका इंटेंशन है हम होल्ड करेंगे मोर देन 12 मंथ्स, तो इसको लॉन्ग टर्म ट्रीट करो और वैल्यू किस पे होना चाहिए, कॉस्ट पे। इतना लिखने की जगह हम लोग क्या करेंगे, पहले ये लिख देंगे, उसके बाद नीचे लिख देंगे अगर एंटिटी का इंटेंशन है कि 12 महीने से ज्यादा होल्ड करेगा किसी भी म्यूचुअल फंड को, तो वो उसको लॉन्ग टर्म ट्रीट कर ले और फिर वैल्यू कर ले किस पर, कॉस्ट पर। डन है बात। ये ना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क का, ये दिसंबर 21 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये गंदगी था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके रखा है कि ये क्वेश्चन बच्चे को पता होना चाहिए। क्या बात क्लियर है आपको? आइए हम लोग आंसर लिखते हैं। आंसर टू क्वेश्चन 4, आंसर टू क्वेश्चन 4, पेज नंबर क्या, 2। आप क्रॉस रेफरेंसिंग करना शुरू कर दे। एज पर AS 13, नाम याद है किसी को, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स विच आर बाय देयर नेचर, एक वर्ड बोला था, readily realizable, which are by their nature readily realizable, and are intended to be held for not more than 12 months from the date of purchase. Such investments are valued at cost or fair market value whichever is lower. FMV आप यूज कर सकते हो, ये मैंने कल भी बोला था, एग्जाम में यू कैन यूज शॉर्टकट ऑफ FMV, cost or fair market value whichever is lower. All other investments, बोलिए क्या बन जाएंगे, are classified as long term investments, and such investments are valued at cost.
यहां पे परमानेंट डिक्लाइन का ज्ञान देना जरूरी नहीं है, रीजन ऐसा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं है तो मैं वो एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखूंगा आंसर में। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है, जिनको बहुत फटाफट याद हो जाता है उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, कितना लिखना है कितना छोड़ना है। जितना रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में उतना ही लिखे, उससे ज्यादा एक भी लाइन ना लिखे, क्योंकि उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, अब मैं क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो मेरा क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड, डेट ऑफ परचेज, क्लासिफिकेशन, बेसिस, वैल्यू। म्यूचुअल फंड, डेट ऑफ परचेज, क्लासिफिकेशन, बेसिस एंड वैल्यू। म्यूचुअल फंड ए बी सी डी, पहले वाले का डेट ऑफ परचेज है 1/5/2017। हमारा ईयर एंड क्या है 31 मार्च 21। तो मैं इसको क्या क्लासिफाई करूं, लॉन्ग टर्म। किस पे वैल्यू करूं, कॉस्ट पे। बोलिए कॉस्ट कितना है इसका, 50,220। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज किया 5/8/2020। अभी मैं इसको करंट ही बोल रहा हूं, अज्यूमिंग कि मेरा इंटेंशन है मैं 12 महीने के अंदर बेच दूंगा। तो फिर इसका बेसिस क्या हो जाएगा, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। बताइए कौन सा लोअर है, फेयर मार्केट वैल्यू विच इज 24,220। नेक्स्ट 1/1/21 म्यूचुअल फंड सी परचेज किया, तो ये करंट हो गया। इसका भी बेसिस हो जाएगा कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बताइए लोअर क्या है, 75375 कॉस्ट, एंड लास्ट 7/5/2020 इसको भी मैंने करंट माना, वैल्यूएशन बेसिस सेम रहेगा, वैल्यू होगा 65,880। तो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,219,695। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 215,695, एक बार चेक कर लेना। कोई बच्चा यहां पे अगर एडिशनल कॉलम बनाना चाहता है लाइक कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू, वो बना सकता है। अगर आप एडिशनल कॉलम, एक्चुअली मैंने सब लिख दिया है बोल के मैंने वापस कॉलम्स नहीं बनाए हैं, आप बनाना चाहो तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू का भी कॉलम बना सकते हो, उसके बाद बेसिस एंड वैल्यू। पहले कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू आ गया, मतलब पहले वही टेबल कॉपी कर ले, फिर बेसिस बता दे वैल्यूएशन का एंड फाइनल वैल्यू बता दे। नोट, in absence of information about intention of entity to hold the investments, we have assumed that, बोलिए हमने क्या अज्यूम किया, म्यूचुअल फंड बी सी एंड डी आर current investments. If they are long term in nature, then they shall be valued at cost. क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसीलिए मैंने अज्यूम किया कि म्यूचुअल फंड बी सी डी करंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अभी तक 12 महीने उनके कंप्लीट हुए नहीं है। हावेवर अगर कोई उसको लॉन्ग टर्म की तरह ट्रीट करता है तो आप उसको फिर वैल्यू कीजिएगा कॉस्ट पर। इंस्टीट्यूट ने यहां तक करके अपना आंसर खत्म कर दिया।
बोला डन, आपको और कुछ लिखने की जरूरत है, बट मेरे को लगता है ये आपको लिखना चाहिए असम्पशन। इससे आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंक्रीट होता है। ऐसा नहीं है 12 महीने तक करंट माना जाएगा, 12 महीना क्रॉस होने से लॉन्ग टर्म माना जाएगा। ये आपको इंटेंशन डिसाइड करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ परचेज कि मैं इसको कितने महीने तक होल्ड करूंगा, उसके हिसाब से हम करंट लॉन्ग टर्म क्लासिफाई करते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो अपने कर रहे हैं ना कि 12 महीना हुआ नहीं है तो करंट मान लो, ये एक्चुअल में गलत है, क्योंकि हमको आगे का इंटेंशन देखना चाहिए कि इंटेंशन टू होल्ड है या नहीं है। अगर इंटेंशन टू होल्ड है फिर वो लॉन्ग टर्म है, फिर वो करंट नहीं है। डन। तो हमने बोला हमने तीनों को करंट अज्यूम किया है, हाउएवर उनको लॉन्ग टर्म अगर आप अज्यूम करो तो फिर आप किस पर वैल्यू कर लेना, कॉस्ट पर वैल्यू कर लेना। क्लियर। ये सेम तरीके से आंसर मैंने ना आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में लिखवाया था। 1 में लिखवाया था गोल्ड सिल्वर और शेयर्स वाला था, उसमें पता नहीं था कि इक्विटी हम कितना दिन होल्ड करेंगे, तो हमने बोला अगर आप होल्ड करोगे लेस देन 12 मंथ्स तो करंट मान के इस पे वैल्यू कर लो, होल्ड करोगे मोर देन 12 मंथ्स तो लॉन्ग टर्म मान के कॉस्ट पे वैल्यू कर लो। क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में साइलेंट था, वो बताया नहीं इंटेंशन टू होल्ड है या नहीं। क्लियर है बात? ये क्लियर है तो क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्या चीज? लॉस वगैरह पूछा है क्या क्वेश्चन में? नहीं पूछा। अगर तेरे से क्वेश्चन नंबर 3 पूछता बताइए ट्रीटमेंट ऑफ लॉस क्या होगा, तो फिर आप बताते कॉलम बनाते लॉस इतना और बोलते सच लॉस शैल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। क्वेश्चन में ना हमसे ये नहीं पूछा कि अगर कोई लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसीलिए हमने लॉस कैलकुलेट नहीं किया, हमसे सिर्फ वैल्यू पूछा है। अगर क्वेश्चन पॉइंट 3 बना दे और बोले लॉस कितना है बताइए और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो हम एक कॉलम बना लेंगे लॉस का और फिर टोटल लॉस का हम बोलेंगे दिस लॉस शैल बी चार्ज्ड टू पीएल। क्वेश्चन पूछेगा तब आप उसको आंसर करो, नहीं पूछे तो आप नहीं लिखते हो तो चलता है। मतलब ऐसे बोलने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन अ क्वेश्चन, बट अगर आप सब एग्जाम में लिखने लग जाएंगे तो आप 100 मार्क का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना पूछता है हम लोग सिर्फ उतने तक ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। डन। क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे हम। शाहिर आपको एक लाइव और एक वीडियो करना पड़ेगा। कुछ बच्चे का ये इश्यू हो रहा है कि लॉ के शुभम की क्लास क्लैश कर रही है या उसका क्लास थोड़ा ज्यादा। देखो आप पुणे के हिसाब से कलकत्ता की क्लास का टाइमिंग नहीं कर सकते। आपने भले ही लाइव एट होम लिया है बट आपको ये समझना है कि आपको करना डाउनलोडेबल ही है, और वैसे भी आप 4-5 दिन में डाउनलोडेबल पे शिफ्ट हो जाओगे। क्यों? वो जिस पेज से क्लास कराएंगे आप उस प्लेस से अपने आप को खींच नहीं पाएंगे। आपके लिए पॉसिबल नहीं है दिन में 4-4 5-5 क्लास कर लेना और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी भी कर लेना, तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। आप अभी इनिशियली आप नया नया है तो आपको लग रहा है हम सब कर देंगे, बट आप देखोगे वो पॉसिबल होगा नहीं। इसीलिए उन क्लासेस को आपको वीडियो की तरह ही करना है कि भैया मेरा ये टाइम पे लाइव क्लास है, इसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा मैं उसमें रिकॉर्डेड उस क्लास को करूंगा। हाँ, ये अगर कर सकते हो डेली का डेली तो ये बहुत अच्छा है, बट मैंने तो भी बोला डेली का डेली भी नहीं होता। क्यों? वहां पे चल रहे हैं 3 सब्जेक्ट, आपके कितने चल रहे हैं? 4 सब्जेक्ट। तो आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि हम उनके पेस में अपना यहां पे क्लास कर पाएंगे, आप कभी नहीं कर पाएंगे, वो मैच नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो लाइव है पहले वो लाइव को शेड्यूल में डालो, फिर जो टाइम बचा उसमें अपने रिकॉर्डेड वीडियोस को शेड्यूल में डालो, तब जाके आपकी रूटीन रेडी होगी। तो किसी भी बच्चे को टेंशन है तो टेंशन लेना मत, और रूटीन ना रेडी हो तो मेरे से क्लास के बाद रेडी करवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। क्वेश्चन 1, एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज अनकोटेड? अनलिस्टेड। अनकोटेड मतलब होता है अनलिस्टेड, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। अनकोटेड है, अनलिस्टेड है, मतलब इसका प्राइस तेरे को स्टॉक मार्केट में दिखाई नहीं देगा। इसका शेयर तुम स्टॉक मार्केट से बाई सेल नहीं कर सकता, तेरे को खरीदना है तो शेयर होल्डर के पास जाओ और उससे जाके खरीद ले। An unquoted long-term investment made in the shares of Rachel Limited is carried in the books of Ziva Limited at a cost of 1 lakh. जीवा लिमिटेड ने कुछ शेयर्स खरीद रखा है रेचल लिमिटेड का, जिसका कॉस्ट कितना है? 1 लाख। The audited financial statement of Rachel Limited received in May 21 show that the company had been incurring cash losses with declining market share and long-term investment may not fetch more than 55,000.
हमने खरीदा था 1 लाख पे, हमारे बुक्स में अभी 1 लाख पे दिख रहा है, बट जब उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया और हमने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा, हमको लग रहा है कि अब भाई इस इन्वेस्टमेंट से 55,000 से ज्यादा आप रियलाइज नहीं कर पाओगे। और ये डिक्लाइन क्या लग रहा है, टेम्पररी या परमानेंट? परमानेंट। सर ये मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं है, कंपनी सालों साल से लॉस इनकर कर रहा है, कंपनी का मार्केट शेयर डिक्लाइन कर रहा है, तो इस चीज को रिवर्स करना काफी डिफिकल्ट है, ये एक दिन में रिवर्स होने वाली चीज नहीं है। अगर परमानेंट डिक्लाइन है और ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो बताइए आप जब वैल्यू करेंगे तो किस पर करेंगे, 1 लाख पर या 55,000 पर? 55। और जो 45,000 वैल्यू कम हुआ उसका क्या करेंगे, पीएल में चार्ज करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। On 1st December 2021, Ziva Limited made investment of 5 lakh in 4,000 equity shares of Gary Limited at a price of 125 per share. 4,000 शेयर खरीदा मैंने गैरी का 125 पर शेयर। एक बार 4,000 इंटू 125 करो तो 5 लाख आ रहा है। विथ एन इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर नॉट मोर देन 6 months. Current investment. In the first week of March 2022, Gary Limited suffered heavy losses due to earthquake and the loss was not covered by an insurance policy. On 31st March, the shares of Gary Limited were trading at a price of 80 per share on the stock exchange. ये मेरा पहले बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म या करंट? करंट इन्वेस्टमेंट को जब बैलेंस शीट डेट पर वैल्यू करूंगा तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट है 125, बैलेंस शीट डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू हो गया 80, तो किस पर वैल्यू करोगे, 80 रुपीस पे वैल्यू करेंगे। और करंट इन्वेस्टमेंट में मेरे को ये नहीं देखना डिक्लाइन टेम्पोररी है या परमानेंट, वहां पे तो डिक्लाइन है तो मुझे उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये करंट इन्वेस्टमेंट है, मैं वैल्यू करूंगा 80 रुपीस पर, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्लियर है क्या? आप देखो आपने ये 4 क्वेश्चन किए, चारों क्वेश्चन में जो बेसिस ऑफ क्वेश्चनिंग था इंस्टीट्यूट का क्या चीज पर था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन दी बैलेंस शीट डेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैंने आपको बोला था ना ये कुछ ऐसा है जो आप फाउंडेशन पे सीख नहीं रखे हो, नया सीख रहे हो, और एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इन्वेस्टमेंट का परचेज का अकाउंटिंग पता है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट वगैरह का अकाउंटिंग पता है, बैलेंस शीट डेट पर इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करते हैं पहली बार सीखा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए लिखना शुरू करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन 3, नंबर 1। पहले मैं नंबर 1 को एक्सप्लेन करके उसको लिखूंगा, फिर नंबर 2 को एक्सप्लेन करके, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज से रिलेटेड है, तो एक का प्रोविजन लिख के एक एक्सप्लेन, फिर दूसरा का प्रोविजन लिख के दूसरा। अगर मान लो दोनों एक ही चीज से रिलेटेड होता तो पहले प्रोविजन लिख देता, फिर 1 और 2 आंसर कर देता। तो थोड़ा स्मार्टनेस हमारे अंदर एग्जाम में होना होगा अगर हमें फास्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। As per AS 13, long-term investments shall be valued at, बोलिएगा, cost. However, if there is a decline, वर्ड क्या पढ़े थे, other than temporary, if there is a decline other than temporary in the value of such investments, then such decline shall be provided for. वो डिक्लाइन आपको प्रोवाइड फॉर करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। In the present case, बताइए किसने इन्वेस्ट किया किसके शेयर्स में? जीवा लिमिटेड इन्वेस्टेड ₹1 lakh in equity shares of Rachel Limited. फिर आगे क्या बोला? ओके, फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेचल लिमिटेड, it is noticed that
द कंपनी इज इनकरिंग, बोलिए, ह्यूज कैश लॉसेस with declining market share and the investment may not fetch, बोलिएगा, may not fetch more than rupees 55,000. As they decline, next para, as they decline is not temporary, Ziva Limited shall value its investment, in Rachel Limited, बोलो कितने रुपए पर, at 55,000 and loss of rupees 45,000, बोलो क्या करना है, shall be charged to PL. ये मेरा पहला केस का आंसर हो गया. मैंने प्रोविजन बताया, केस को एक्सप्लेन किया जो केस में बोला गया था, एंड उसके बाद मैंने प्रोविजन से लिंक करके फाइनल आंसर दिया. क्योंकि ये डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी है, हमको जीवा लिमिटेड जो रेचल लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखा है उसको वैल्यू करना होगा 55,000 पर, एंड 45,000 का लॉस मुझे पीएल में चार्ज करना पड़ेगा. कोई बच्चा जर्नल एंट्री देना चाहे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहो तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जर्नल एंट्री क्या दोगे, बोलो, इस 45,000 के लॉस का पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. मैं 45,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करूंगा. नहीं, वो भी कर सकते हैं आप. पीएल टू प्रोविजन करोगे तो फिर इन्वेस्टमेंट से प्रोविजन लेस करके दिखेगा, और आप पीएल टू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो. नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यूल सी पीएल टू प्रोविजन फॉर डिमिनिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप पीएल टू इन्वेस्टमेंट भी लिखते हो तो चलता है. पॉइंट नंबर 2, एज पर एएस 13, ये बता क्वेश्चन कौन से पॉइंट पर है. करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, whichever is lower. In the present case, Ziva Limited invested rupees 5 lakh in equity shares of, क्या नाम था उसका, गैरी लिमिटेड, 4,000 shares at the rate rupees 125. Full stop. The investments were intended to be held for, बोलो कितना महीना, 6 months. तो मैं बोल सकता हूं that is current investments. On 31st March, the fair market value of shares of Gary Limited is rupees 80 per share. कोई भी कारण से गिरा हो, क्या करंट इन्वेस्टमेंट के तेरे को कारण से मतलब है? करंट इन्वेस्टमेंट मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो डिक्लाइन किस कारण से हुआ. मेरे को तो भैया कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर ही लेना पड़ेगा. As per AS 13, Ziva Limited shall value its investment in Gary at, बोलो, rupee 80 per share, lower of cost और FMP, rupees 80 per share. ये 5 मार्क का क्वेश्चन 2.5 2.5 करके 2 पार्ट में बांट के दिया. जितना जरूरत सिर्फ उतना ही लिखना है एग्जाम में, एक्सेस नहीं लिख के आना है. बिकॉज एक्सेस लिखना देखने में अच्छा लग सकता है बट टाइम बहुत वेस्ट करता है एंड मार्क्स फेच नहीं करता है. तो टू दी पॉइंट ही हम आंसर लिख के आए हमेशा.
क्या हमसे कोई टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पूछा है क्या? क्या पूछा है एक बार देख लो। हम लोगों को बोल रहा है हाउ विल यू डील विद द अबव इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ जीवा फॉर द ईयर एंडेड इतना एज पर द प्रोविजन ऑफ AS13। ठीक है, हमने बता दिया कैसे डील करना है। पहले वाले में हमने बोला 55,000 पे वैल्यू करना है, लॉस पीएल में जाएगा। आप यहां पे एक और आगे लाइन लिख सकते हो, बोलना लॉस ऑफ रुपीस, कोई वैल्यू बताओ, 4,000 इंटू 45, 1,80,000 शैल बी चार्ज्ड टू पीएल। ये मैंने पूरा बता दिया कि भैया ये लॉस पीएल में चला जाएगा। 4,000 शेयर समझ में आ रहा है? 45 कैसे आया रे? 125 में खरीदा था, 80 पर वैल्यू कर रहा हूं, तो 45 से वैल्यू डिक्लाइन हुआ, वो 45 मेरा पीएल में जाएगा। लॉस ऑफ रुपीज 1,80,000 शैल बी चार्ज टू पीएल। अब मेरे को बता, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देयर मेजरमेंट इन बैलेंस शीट, ये बात एकदम क्लियर है। करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अगर डिक्लाइन अदर देन टेम्पोररी है तो उसे कंसीडर करना पड़ेगा। कोई भी लॉस होगा वो लॉस कहां जाएगा? पीएल में। जर्नल एंट्री शॉर्ट में बोलूं तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। कर पाएंगे आप ना? समरी बुक में उस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि अगर मैंने करवा दिया तो ठीक है, नहीं तो आप मार्क करेंगे। मैंने करवा दिया था कल, चेक करो आपने किया कि नहीं। मैंने कल इंपॉर्टेंट लिख दिया था, आपने नहीं लिखा तो लिख लो। सुनना, इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तब क्या करना है सिखा दिया, इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगा तो क्या करना है सीख लिए, अगर इन्वेस्टमेंट ईयर एंड पे हमारे पास है तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है वो बता दिया। अब लास्ट बचता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, डिस्पोज करते हैं, सेल करते हैं तो उसका क्या होगा। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट में जाओगे समरी बुक में तो आपको दिखाई देगा डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इससे आपको समझ में आया, आपको अकाउंटिंग का हर पहलू पता होना चाहिए। परचेज करेंगे तब क्या, इनकम रिसीव होगा तब क्या, ईयर एंड पे क्या, और जब सेल करेंगे तब क्या। अगर आपको पूरी अकाउंटिंग क्लियर होगी तब जाके आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो आपको ये चारों स्टेजेस क्लियर होने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपको चारों स्टेजेस के बारे में ज्ञान देता है। सुनना, तुम ही बताओ ना, अगर हम इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे 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 तो जो भी डिफरेंस होगा बिटवीन दी कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, वो गेन या लॉस मानकर कहां जाएगा? पीएल में। से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट खरीदा था 1,000 रुपीज पर शेयर, बेचा 1,250, तो 250 का प्रॉफिट पीएल में चला जाएगा। सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट 1,250 टू इन्वेस्टमेंट 1,000 टू पीएल 250। 1,000 में खरीदा, 980 में बेचा, 20 रुपए का लॉस। बैंक अकाउंट डेबिट 980, पीएल अकाउंट डेबिट 20, टू इन्वेस्टमेंट 1,000। क्या हम लोग सबको पता है? AS13 यही बोलता है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे कोई गेन और लॉस हुआ तो वो गेन और लॉस पीएल में जाएगा। सीखना क्या है? सुन, ये गेन और लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं। नॉर्मली बचपन में तुमने सीखा है गेन और लॉस होता है द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मैं एक वर्ड चेंज कर रहा हूं, गेन और लॉस इज नेट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट का डिफरेंस। कौन सा सेलिंग प्राइस? नेट सेलिंग प्राइस। सर व्हाट इज नेट सेलिंग प्राइस? अगर बेचते समय कोई एक्सपेंस लगा, से फॉर एग्जाम्पल आप शेयर्स बेच रहे हो, आपको पता है जैसे शेयर्स खरीदते समय ब्रोकरेज लगता है ना, बेचते समय भी ब्रोकरेज लगता है। जैसे खरीदते समय स्टॉक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है ना, बेचते समय भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। हो सकता है कोई स्टैंप ड्यूटी वगैरह आपको पे करना पड़े, कोई लीगल चार्जेस आपको पे करना पड़े। अगर बेचते समय कोई खर्चा लगा है इन्वेस्टमेंट को, हम उन सारे खर्चों को टोटल सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे। जो नेट सेलिंग प्राइस आएगा उसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट से, और जो डिफरेंस आएगा वो मेरा गेन या लॉस होगा। यानी जो भी एक्सपेंसेस लगेगा रिलेटेड टू दी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो खर्चे हम अलग से पीएल में नहीं दिखाएंगे, वो खर्चे हम सेलिंग प्राइस से नेट करके प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे। तो मान ले मैंने शेयर बेचा 1,250 में, बेचने के लिए 10 रुपए का खर्चा लगा, तो मैं क्या बोलूं मैंने कितने में बेचा?
1240। अबे 1260 मत बोलना, है तो अच्छा है, लगने दो और लगा लो भाई। 1240 1250 में बेचा, बेचने के लिए 10 रुपया खर्चा लगा, तो तुम्हारे घर कितना आएगा? 1240। खरीदा कितने में था? 1000, तो प्रॉफिट लॉस कितना होगा? 240। यानी वो जो 10 रुपए का खर्चा है ना, वो अलग से एक्सपेंस बोल के पीएल में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो तुम्हारे प्रॉफिट के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। मैं जर्नल एंट्री देख क्या पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट 1240। 1240 कैसे? 1250 माइनस 10 रुपीज का एक्सपेंस, बैंक अकाउंट डेबिट 1240, टू इन्वेस्टमेंट 1000, टू प्रॉफिट कितना? 240। तो जब भी बेचेंगे हम लोगों को प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड प्रॉफिट लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट। आप बोलेंगे नेट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट, यानी ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू सेल द इन्वेस्टमेंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस एंड देन वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। थोड़ा याद रखने के लिए ऐसे बोलता हूं, देखो तुमको याद रहेगा लॉन्ग टर्म। खरीदते समय ब्रोकरेज लगता है तो वो कॉस्ट में ऐड होगा, बेचते समय ब्रोकरेज कटता है तो वो सेलिंग प्राइस से माइनस होगा। लगता है तो ऐड कर लिया, कटता है तो माइनस कर लिया। जब हम परचेज करेंगे तो हमें खर्चे लगेंगे, खर्चे लगेंगे वो कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। जब हम बेचेंगे तो हमसे खर्चे काटे जाएंगे, वो नेट करके हमें पेमेंट करेगा। खर्चे काटे जाएंगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो वो कभी भी खर्चे अलग से पीएल में नहीं जाएंगे, वो हमेशा प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। मान लो 1000 रुपए में खरीदा था, 980 में बेचा, बेचने के लिए 10 रुपए का खर्चा लगा, तो बताइए कितने में बेचा? 970। खरीदा कितना में था? 1000। डिफरेंस कितना? 30 रुपीज। कहां जाएगा? पीएल में। अब इस 30 के अंदर ना वो 10 का खर्चा भी इंक्लूड हो गया है, आपको अलग से उस खर्चे को पीएल में दिखाने का जरूरत नहीं है। तो पहला चीज जो आपने नया सीखा वो ये है, जब हम प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस से पहले हम सेल करने के खर्चे माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उससे हम कॉस्ट को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। लॉन्ग टर्म तक याद रखना है तो ऐसे याद रखो, परचेज करते समय खर्चा लगता है तो ऐड करो, सेल करते समय खर्चा कटता है तो माइनस करो। क्लियर? तो परचेज का खर्चा एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल का खर्चा डिडक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोल पाएंगे? अब कुछ नया चीज वापस, वैसे नया चीज ये समझा हुआ है, बोल रहा हूं। क्या जरूरी है मेरे पास जितने शेयर हो मैं सारे एक बार में बेच दूं? मैं कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बेच सकता हूं, हां या ना? दूसरा, क्या जरूरी है सारे शेयर जब खरीदे होंगे तो एक दिन में खरीदे होंगे? नहीं, हो सकता है सर आप अलग अलग दिन पे खरीदे हो। क्या मैंने जब अलग अलग दिन पे खरीदा तो सेम प्राइस पे खरीदा होगा या अलग अलग प्राइस पे खरीदा होगा? अलग अलग प्राइस पे। प्रॉब्लम सेल करते समय एक आता है, मान लीजिए मैंने अलग अलग दिन पर इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है अलग अलग कॉस्ट में, और उन सारे इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ शेयर्स में बेच रहा हूं। क्वेश्चन अराइजेस, मैं इन इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करूं? कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करूं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है आप कॉस्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो दो कॉस्ट फॉर्मूला आपको सजेस्ट करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है जो पहले आया मान लीजिए वही पहले बिका है, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट सबसे पहले खरीदा था हम उसी का कॉस्ट लेके हमारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम लोग बोलते हैं नहीं सर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में नहीं जाएंगे, हम वेटेड एवरेज करेंगे, तो जितना भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है उन सारे इन्वेस्टमेंट की वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालूंगा और उस वेटेड एवरेज कॉस्ट को मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मान के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मैंने डिफरेंट डेट्स पर इन्वेस्टमेंट परचेज किया है एट डिफरेंट प्राइस एंड अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, मेरे को उसका कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज करना होगा आइदर फीफो और वेटेड एवरेज। क्या ये सारी बातें समझ में आई? ये लास्ट दो बातें थोड़ी नई थी, बचपन में इतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं था। पहला बात मैंने बोला सेलिंग प्राइस से रिलेटेड खर्चे होंगे तो वो उधर से माइनस कर देना, फिर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। नंबर 2 मैंने बोला अगर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो तुम उसका कॉस्ट निकालने के लिए यूज कर सकते हो आइदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक और वेटेड एवरेज टेक्निक। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वेटेड एवरेज फाउंडेशन में पढ़ रखा है। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, अदरवाइज हमने पढ़ रखा है क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या होता है वेटेड एवरेज। पहले बोलो इतना बात सबको क्लियर है? देखो क्या बोला, ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट इज द अदर नेम ऑफ, बोलेगा कोई, बुक वैल्यू।
कैरिंग अमाउंट मतलब किस वैल्यू पे वो इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में कैरी हो रहा है, जिसको हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं। एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट ऑफ एक्सपेंसेस, क्या बोला? डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चा नेट करने के बाद, इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बोल रहे जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स बेचोगे, जो डिफरेंस होगा कैरिंग अमाउंट और नेट सेलिंग प्राइस का, वो हमेशा कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। तो अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा? नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल। सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल लेस कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स, माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स, ये मेरा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। बोलिए ये प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कहां जाएगा? पीएल अकाउंट में जाएगा। कोई मेरे को जर्नल एंट्री बताएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा प्राइस? नेट सेलिंग प्राइस। एक लाइन छोड़ के टू इन्वेस्टमेंट्स, कौन सा प्राइस? कॉस्ट या बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, सब चलेगा, एक ही बात है। मतलब जिस वैल्यू पे आपके बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, और जो डिफरेंस होगा, अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट, और अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट। पूछना तो नहीं चाहिए, बस पूछ रहा हूं, लॉस कब होगा? कॉस्ट से कम दाम में बेचा। प्रॉफिट कब होगा? कॉस्ट से ज्यादा दाम में बेचा। इतना हमको पता है, आपको आता है, मैं डाउट नहीं करता हूं, बस एक बार बोल देता हूं ताकि कभी भी माथा में ऐसा डाउट ना आए तुम्हारे भी। अगर आपने कैरिंग अमाउंट से ज्यादा दाम पे बेचा, दैट इज अ प्रॉफिट। आपने कैरिंग अमाउंट से कम दाम में बेचा तो लॉस। बोलिए सेल्स का अकाउंटिंग एकदम सिंपल है। तो आपने जो नया सीखा ना, खाली उसको स्टार मार्क कर लो। एक्सपेंस ऑन सेल, ये सब एमसीक्यू में पूछेगा ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कैसा क्वेश्चन देगा बोल? एक्सपेंस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी नंबर 1 डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, debited to profit and loss account. Number 2 added to cost of investment. Number 3 deducted from selling price of investment to calculate profit or loss on sale. Number D none of the above. C होगा deducted from selling price to calculate profit or loss on sale. ये सब चीजें एमसीक्यू में आएंगी तो उस समय थोड़ा ध्यान रखे। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा ध्यान रख के आपको उस समय आंसर करना, हड़बड़ाना नहीं। ये काम हम कर पाएंगे। आगे क्या बोला? इफ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, देन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग कॉस्ट फॉर्मूला लाइक फीफो या वेटेड एवरेज। अगर आपने पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा है तो उसका कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे? यू कैन यूज एनी ऑफ द टू फॉर्मूलाज, आइदर यूज फीफो या वेटेड एवरेज। सुन, जो भी यूज करोगे कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर सेम फॉलो करना है, बार बार चेंज। सर अभी फीफो से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, फीफो यूज कर लेते हैं, कल वेटेड एवरेज से ज्यादा आएगा, वेटेड एवरेज यूज कर लेंगे। दैट इज नॉट अलाउड। दिस फीफो और वेटेड एवरेज इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड वंस यू चूज योर अकाउंटिंग पॉलिसी दैट हैज टू बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड। तो दोनों में कोई एक चूज होगा और उसको कंसिस्टेंटली एंटिटी फॉलो करेगा जब भी वो इन्वेस्टमेंट सेल करेगा। बार बार ये पॉलिसी चेंज करना अलाउड नहीं है। सर क्या क्वेश्चन में हमें बताएगा क्या फॉलो करना है? बिल्कुल बताएगा। नहीं बताए तो द मोस्ट यूज्ड मेथड इज, बचपन में बोला था, वेटेड एवरेज मेथड। क्योंकि वेटेड एवरेज कोई असम्पशन नहीं लेता कि पहले बिका होगा बाद में बिका होगा। वो बोलता है किसी से भी बिक सकता है, तो सबका कॉस्ट निकाल के उसका कॉस्ट असाइन कर दो। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे ऑलवेज यूज वेटेड एवरेज, और अगर क्वेश्चन बोल दे तो फिर कोई चिंता ही नहीं, जो बोले उसके हिसाब से कर लेना। क्लियर है बात? मैं ना ई फीफो और वेटेड एवरेज का थोड़ा प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। मैं एक कॉपी में एग्जांपल ले रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे को हेल्प करो कैसे कैलकुलेशन होगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फीफो वेटेड एवरेज समझाना चाहता हूं। अगर किसी ने फाउंडेशन में थोड़ा इधर उधर कर रखा है तो उसको भी क्लियर हो जाए। पहले मैं फीफो ले रहा हूं, फिर सेम एग्जांपल वेटेड एवरेज के लिए यूज करेंगे। देख मैंने इन्वेस्टमेंट कब कब खरीदा और कितने कितने में खरीदा। मेरे पास 1 अप्रैल 2024 को
1000 शेयर है जो 10 लाख रुपए में मेरे बुक्स में दिख रहे हैं। इसको मैं ओपनिंग बैलेंस भी बोल सकता हूं। क्या बोलता हूं? ओपनिंग बैलेंस, जो मेरे पास पड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट है इस साल के शुरू में। मैंने 1 जुलाई 2024 को 5000 शेयर और खरीदा। क्या मैं खरीद सकता हूं शेयर्स? सर जब आपका इच्छा है वैसे खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 लाख रुपीस में, ठीक है। फिर मैंने 1 अगस्त 2024 को 200 शेयर और परचेस किया, 200 शेयर्स। कितने रुपीस में परचेस किया? से फॉर एग्जाम्पल 1,60,000 रुपीस, 1,60,000 रुपीस। अब मैंने 31 दिसंबर को 800 शेयर सेल किया एट ₹1,150 पर शेयर। 800 शेयर सेल किया। आउट ऑफ दीज मच शेयर आई हैव सोल्ड 800 शेयर्स। मैं अभी ना बीच में एक्सपेंसेस वगैरह को नहीं लेके आ रहा हूं, सिर्फ मैं फीफो वेटेड एवरेज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। मेरे को बताओ, अगर हम फीफो फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कितना होगा? अगर हम फीफो फॉलो करें कॉस्ट निकालने के लिए, पहले बताओ प्रॉफिट और लॉस निकलता कैसे है? सर एक सेलिंग प्राइस लेना होगा और एक कैरिंग अमाउंट लेना होगा, हां या ना? बोल, सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? 800 इंटू 1150, टोटल बता। 9,20,000, 9,20,000 आ रहा है क्या? अब फीफो बेसिस पे पूछ रहा हूं, फीफो बेसिस पे ये जो 800 शेयर्स बिका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे कहां से बिका होगा? एकदम फर्स्ट वाले से बिका होगा, फर्स्ट वाले से। तो अगर मेरे को इसका 800 शेयर का कॉस्ट निकालना है, मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 लाख इज कॉस्ट ऑफ 1000 शेयर्स। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 800 शेयर्स? 8 लाख। अगर 8 लाख का कैरिंग अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपने 920 में बेचा, तो व्हाट इज योर प्रॉफिट? 1,20,000 इज अवर प्रॉफिट। क्या हम ये फीफो यूज कर सकते हैं? मान ले ये 1,800 शेयर होता, 1,800 शेयर्स, तो बता कैसे आता? कॉस्ट कैसे निकालते? पहले ये 1000 शेयर का ले लेते 10 लाख रुपया, और फिर ये जो 5,000 शेयर है इसमें से 800 शेयर का कॉस्ट निकाल लेते। हमको तो 1800 शेयर का कैरिंग अमाउंट चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले 1000 वाला आएगा और फिर 800 आएगा सेकंड वाले से, तो उस 5,000 से 800 का कॉस्ट निकाल लेते। सुनना, 45 lakhs डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 800, 7,20,000 आएगा। तो मेरा टोटल कॉस्ट होता 17,20,000 एंड मैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेता। कर पाएंगे हम लोग? पक्का। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया, मान लीजिए वो पहले बिक गया, तो उसी के बेसिस पे आप कॉस्ट ले लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बोलूं? अगर मान लो यही मैं वेटेड एवरेज फॉलो करूं, वेटेड एवरेज, पहले बता सेलिंग प्राइस में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। जो चेंज होगा कैरिंग अमाउंट में होगा। वेटेड एवरेज सुन क्या बोलता है, जरूरी थोड़ी है 800 पहले वाले से ही बिके, वो तो इन तीनों में से कहीं से भी बिक सकता है। यस और नो? अगर इन तीनों में कहीं से भी बिक सकता है तो उसकी कॉस्ट जो होनी चाहिए वो इन तीनों की वेटेड एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए। बताइए वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 10 लाख प्लस 45 लाख प्लस 1,60,000, ये टोटल कॉस्ट है कितने शेयर्स का? सर 6,200 शेयर्स का। तो बताओ 800 शेयर्स का कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल बता दे। 730,322। तो मेरा प्रॉफिट, ठीक है, मेरा प्रॉफिट हो गया 1,89,678। मैं ऐसे ही कर दिया, देख ले, गलत भी हो सकता है, ठीक है ना? 1,89,678 मेरा प्रॉफिट हो गया। देखो एक बार कैसे निकाला। टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट, ये 3 एलिमेंट आ गए, डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स, डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स, तो क्या पर यूनिट कॉस्ट आ गया? अगर पर यूनिट कॉस्ट आ गया तो 800 का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इनटू 800। बचपन में ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था, समेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू प्राइस बाई समेशन ऑफ क्वांटिटी,
ऐसे पढ़ते थे ना हम लोग, तो इसी को हम लोग वेटेड एवरेज बोलते हैं। अभी तो मेरा क्या है, कॉस्ट सारा टोटल करके मैंने तुमको दे दिया था, तो हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, हम लोग टोटल कॉस्ट लिए डिवाइडेड बाई टोटल शेयर कर दिए, पर शेयर का कॉस्ट आ गया इंटू 800 किया, टोटल शेयर्स का कॉस्ट आ गया। कर पाएंगे हम लोग पक्का? कुछ बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन, देख मैं बोल रहा हूं, मान ले इसके बाद में 25 फरवरी को और 2000 शेयर बेचूं एट द रेट ₹1110 पर शेयर, क्या ये हो सकता है? बेच सकता हूं, मेरी इच्छा है। तुम सेकेंड टाइम वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? आप लोग ना एक बार ना जो भी बोल रहे हो फिगर वाइज बता दो क्या होगा। आप कैलकुलेट कर लो पहले अपने हिसाब से, फिर मेरे से बात कर लो। कुछ नया सीखने मिलेगा। आयुष वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा लॉस में। जब आप सेलिंग प्राइस को कम करोगे तो लॉस बढ़ जाएगा और वो एक्सपेंस लॉस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आप बस नेट सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करोगे, अपने आप हो जाएगा। मेरे को कॉस्ट बताना, हम लोग अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट पे बात कर रहे हैं। पहले तुम लोग प्रॉब्लम समझा हम क्या बोले। पहले मेरे पास शेयर्स था, उसमें से कुछ शेयर मैंने बेच दिया, 2 महीने बाद मैंने और नया शेयर बेचा। मैं चाहता हूं अब तुम ये 2000 शेयर की कॉस्ट निकाल के मुझे दो। यही समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? तुमको पता है कुछ करना ही नहीं है, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, तुम लोग वापस सोच रहे हो कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? तुमने जब ये कैलकुलेट किया था तो पर शेयर का वैल्यू मेरे को बताओ ना कितना आया था? 912.90। एक बार सारे बच्चे चेक करके एक बार कंफर्म करो तो यही है क्या? सारे बच्चे 56,60,000 डिवाइडेड बाई 6200, 912.9032 सेम है तो यही आया। तो सुनना, हमारा कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट कब चेंज होता है पता है? जब आप नया परचेज करते हो। ये 800 किससे बिका मेरे को बताओ? सर ये 3 से बिका। ये 2000 भी किससे बिका? सर इन्हीं 3 से बिका। सर जब उन्हीं 3 से बिका है तो वापस कॉस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? तो ऑलरेडी किया हुआ है। बच्चा क्या बोलता है कि नहीं सर एक बार बेच दिए तो अब उसको हटा के कॉस्ट निकालिए। अरे बेटा निकाल ले, वही आएगा। सर कैसे वही आएगा, एक बार दिखाइए। देखो देखो देखो, मेरा पहले कॉस्ट बताओ कितना कितना था? दिस प्लस दिस प्लस दिस, हां, माइनस एक बेच दिया जिसका कॉस्ट है 730322। मानते हो? ये देखो ये जो बेचा उसका कॉस्ट आ गया, डिवाइडेड बाई टोटल शेयर कितना था? 6200 माइनस 800। अब एक बार इसका वैल्यू निकालो, यही आएगा रे, यही आएगा 912.90। मैं कॉन्फिडेंट हूं इसीलिए मैं कैलकुलेट भी नहीं करूंगा। सर ये कैसे हो गया? अरे मेरे बच्चे वो 800 शेयर कहां से बिका था एक बार बता? उन 3 से। अब ये 2000 भी कहां से बिक रहा है? उन 3 से। जब कोई नया कॉस्ट आया ही नहीं है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट क्यों चेंज होगा? तो अब ये ध्यान रखना, वेटेड एवरेज कॉस्ट चेंज होता है जब आप नया परचेज करते हो, नया क्वांटिटी नया दाम पे। अगर आप परचेज नहीं कर रहे हो तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा जो आपने लास्ट कैलकुलेट किया था। बहुत सारे बच्चे को ये डाउट रहता है, बहुत बच्चे ना इसको रिकैलकुलेट करते हैं, चल वापस एक बार निकालते हैं। नहीं निकालने का जरूरत है। हां अगर ऐसा होता, पता है क्या, 17 जनवरी को मैंने परचेज किया 500 शेयर्स 1200 रुपया पर शेयर करके। अगर मैंने नया परचेज किया तो आप बताओ जब 2000 यूनिट बिकेगा तो किससे बिकेगा? खाली पहले 3 से कि पहला 3 प्लस ये 500?
पहला 3 प्लस ये 500, तब तुमको नया कॉस्ट निकालना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ ना सब लोग है? मैं बोल रहा हूं जब तक तुम नया परचेज नहीं करते हो एट अ न्यू प्राइस, न्यू कॉस्ट, योर वेटेड एवरेज कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम। यहां तक क्लियर है? अब ना मैं अगर ये 500 परचेज कर दिया 17 तारीख को, तो मेरे को कॉस्ट निकाल के दिखाओ। अब कॉस्ट चेंज होगा, मान रहे हो? कॉस्ट चेंज होगा, मैं बोल रहा हूं कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों पता है कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगा? पहले कॉस्ट क्या आया था? 912। अब नया कितने में खरीदा? 1200। अगर 1200 में नया खरीदा और 900 एवरेज चल रहा था, तो मेरा अब एवरेज कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तुम देखो कैसे कैलकुलेट करते हो। तुम लोग नन्हे मुन्ने राही हो, इसीलिए तुम लोग को थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ता है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाता। प्रॉब्लम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे को वेटेड एवरेज कॉस्ट चाहिए उन 2000 शेयर का। मेरे को पर यूनिट भी बता दो कि चलेगा, इंटू 2000 करने का जरूरत नहीं है। 925 पॉइंट समथिंग 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 बोल रहे हो, कैसे निकाला रे? जो भी कैसे निकाला ये बताओ। सर ये आपने लिख दिया था, हमने और प्लस कर दिया। नहीं घोचू, अभी सुनो सुनो सुनो। तुम बताओ 800 शेयर बेचने के बाद मेरे पास कितना शेयर बचा था? 5400 शेयर बचा था। 6200 में 800 सेल हो गया, 5400 बचा था। अब क्या मैं यहां से कैलकुलेशन शुरू करूं? 5400 शेयर मेरे पास है जिसकी कॉस्ट है 912.90। हाँ, आपको वापस शुरू से कैलकुलेट नहीं करना है, वहां से चालू करना है यार। आपने नया खरीदा 500 शेयर, कितने में? 1200 में। ये टोटल कितने शेयर का कॉस्ट हो गया? 5900 शेयर का कॉस्ट हो गया। तो जो बच्चा पूरा शुरू से कैलकुलेट कर रहा है ना, वो वापस एक तो और गलती कर रहा है। जो भी आ रहा है मैं आंसर में अभी एक बार देख लेता हूं। 514912.9 एम प्लस 500 इंटू 1200 एम प्लस MRC डिवाइडेड बाई 5900, 937.23। मेरा ये वाला बात समझा? मैंने ये क्या किया शॉर्टकट थोड़ा सा, कि क्यों तू वापस शुरू से कैलकुलेट कर रहा है यार? 6200 था, 800 बिक गया, क्या चेंज हुआ? नंबर ही तो चेंज हुआ। अब 5400 का कॉस्ट हो गया 912, 500 नया खरीदा उसका कॉस्ट है 1200, दोनों का एवरेज निकाल लो। मतलब वेटेड एवरेज में बार बार शुरू से शुरू नहीं करना होता है, जहां तक हो गया उसके बाद शुरू करो फिर। क्लियर छे? ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाऊंगा, फायदा तब होगा जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे ना, तब आप ये सब चीजों को यूज करके फटाफट अपने कैलकुलेशंस कर पाओगे। फीफो वेटेड एवरेज सबको आता है, बस यहीं पर जब हम बात करना शुरू करते हैं तो बच्चे ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं गलत करते हैं, बट कैलकुलेशन में टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। तुम वो कैलकुलेट करते तो घुमा फिरा के 912 ही आता, बट तुम्हारा टाइम तो वेस्ट हो गया ना। अगर तुमको ये लॉजिक क्लियर हो, जब तक नया परचेज नहीं होगा तब तक वेटेड एवरेज कॉस्ट चेंज नहीं होगा। लॉजिक 1। लॉजिक 2, अगर कोई नया परचेज हो भी गया तो मैं शुरू से रिकैलकुलेट नहीं करूंगा, जहां छोड़ा था वहां से बस आगे बढ़ जाऊंगा। तो 5400 का कॉस्ट 912.9, 500 का कॉस्ट 1200, दोनों का एवरेज निकाल लो। अगर तुम शुरू से भी करते ना, सेम आंसर आता। कुछ नहीं करना था, मैंने यहां तक तो कर ही दिया था। इस पे कर ले 500 इंटू 1200, 6 लाख, और इधर डिवाइड बाई कर दे कितना, तुम निकाल के देख, वही 937 पॉइंट समथिंग समथिंग जो हमारा आया। बट ये शुरू से क्यों करें हम? ये तो टाइम वेस्ट है ना, हम वहीं से शुरू करें ना जहां हमने छोड़ा था उसको। तो 5400 इंटू 912.9 प्लस 500 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 5900 शेयर्स। कर पाओगे? ये थोड़ा थोड़ा स्मार्टनेस इंटर लेवल पे आपको चाहिएगा अगर आपको टाइमली क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं थी, आपको लॉजिक नहीं पता था तो इसीलिए आप हमेशा ऐसे कैलकुलेट करते थे शुरू से बार बार। अब आप शुरू से बार बार मत कीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक यूज करके फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा। कर पाएंगे? और कॉन्फिडेंस है सेम आएगा। कॉन्फिडेंस रखने का, तुम एक बार जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं प्रैक्टिकल, तुम ट्राई कर लेना। ट्राई करके जब तुमको दिख जाए सेम आ रहा है तो फिर मन को बोलना अबे सेम आएगा, वैसे ही करेंगे। क्लियर? फीफो वेटेड एवरेज का फंडा क्लियर है? ये प्रॉब्लम कब आता है बताओ? जब डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर
डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट पर इन्वेस्टमेंट खरीदा हुआ है और पोर्शन बिक रहा है, सारा नहीं बिका, क्या बिका, एक पोर्शन बिका, तो उसका कॉस्ट कैसे निकाले। मान ले मैंने सिर्फ एक ही परचेज किया होता 1000 शेयर और उसमें से 800 शेयर बिक रहा होता, तो चाहे फीफो कर या वेटेड एवरेज कर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी से सब कुछ होना है। प्रॉब्लम तब आएगा जब एक से ज्यादा परचेज है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे परचेज है, तो फीफो आंसर अलग देगा और वेटेड एवरेज आंसर अलग देगा। कर पाएंगे हम लोग? मेरा AS13 का एक बार के लिए मैक्सिमम प्रोविजन कंप्लीट हो गया, एक एकदम लास्ट में आएगा जब आप अकाउंटिंग सीख जाओगे। मैंने 4 प्रोविजन मेन आपको सिखाए। इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट का इनकम जो आपके पास रेकरिंग आएगा उसका क्या करना है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट डेट पर कैसे मेजर होगा, एंड इन्वेस्टमेंट जब बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट और अकाउंट फॉर होगा। क्या ये चारों बात क्लियर है? सोच के बता, क्या ये सारी चीजें पहले भी आपको पता थी? पहले से पता तो थी, इन्वेस्टमेंट का बेसिक चीज तो पता ही था, खाली नया कितना सीखा सर, एक करेंट लॉन्ग टर्म वाला और एक ये थोड़ा फीफो और नेट सेलिंग प्राइस वाला। अगर नया वाला ही याद करने का कोशिश करोगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। जितना आता है उसको रट्टा मत मार, जो नहीं आता है उसको रट्टा मार। बच्चा क्या करता है, शुरू से बुक खोलता और लर्न करना चालू, अरे यार मेरे को इतना सारा चीज याद ही नहीं हो रहा है। तेरे को उतना ही याद करना है जो तेरे को पहले से पता नहीं था, जो पहले से पता था उसको याद मत कर, क्योंकि वो तेरे को मैं 100 बार पूछूंगा ना, तू 100 बार सही आंसर देगा। तू सिर्फ वो 2 चीज याद कर जो तेरे को पहले नहीं पता था। क्लियर? आगे चल सकते हैं। ये मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का डिस्कशन यहां पर एक बार खत्म होता है। अब मेरे चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज। हम लोग इसको बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना अब हम सीखें। अभी तक रूल सीख लिया, अब उसको लेजर अकाउंट में बनाना सीखेंगे, कैसे मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। बट सुन, हम लोगों के सिलेबस में सारे इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ कौन से इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग है? सिक्योरिटीज। आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाए, डिबेंचर्स में पैसा लगाए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाए, प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाया, उनका अकाउंटिंग कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। क्यों पता है? वो टेक्निकल है, क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, खरीदा बेचा, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट। तो क्योंकि सारा झमेला उसी में होता है, इसीलिए आपको बोला गया सिर्फ उतना सीख लो, बाद बाकी सब तुमको आ जाएगा अपने आप। तो अब हम लोग इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा। डन? सुनना ध्यान से। क्या एक इंसान एक ही कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है या कितनी भी कंपनी के शेयर्स? कितने भी। जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे ना, आपके पास जितना भी स्क्रिप्ट्स है, हम लोग इन शेयर्स वगैरह को स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, जितना भी स्क्रिप्ट्स है सबका आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। मान ले मेरे पास 5 कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा हुआ है, रिलायंस, इंफोसिस, विप्रो, केपी लिमिटेड, खोलो पहनो लिमिटेड एंड अदानी। 5 कंपनी का इक्विटी शेयर्स है। हम एक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट नहीं बना सकते, हमको 5 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ रिलायंस, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ विप्रो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ इंफोसिस एंड सो ऑन। 5 लेजर बनाना पड़ेगा। सर क्यों ऐसा 5 लेजर? सर आप तो फिक्स्ड एसेट हम लोग को सिखाते थे, ये फाउंडेशन लेवल पे 10 मशीन होता था, एक ही मशीन अकाउंट में ठूस देते थे। याद है? 10 मशीन हो, 20 मशीन हो, एक ही ठो मशीन अकाउंट के अंदर डेपरी वेपरी मार के फटाफट कर लिया। एक्चुअली क्या है, वहां का इंफॉर्मेशन नीड और यहां का इंफॉर्मेशन नीड में फर्क है। यहां मेरे को ना पता करना है एज एन इन्वेस्टर, मैं किस इन्वेस्टमेंट में कितना कमा पाया, मेरा किस इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न बैठा। अगर आप सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लोगे, सबका इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल एक जगह लिख दोगे, और मैं तुमसे पूछूंगा बताओ रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करके पूरे साल भर में कितना फायदा हुआ, क्या तुम बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ताकि मेरे को यह पता रहे मेरा हर इन्वेस्टमेंट मेरे को कितना रिटर्न दिया है ड्यूरिंग द पीरियड, मेरे को हर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो पहला चीज तुमको सीखना यह है, अगर मेरे पास एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, मैं सबका इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेपरेट बनाऊंगा, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर सारा चीज मैं दिखा नहीं सकता। तो मान ले क्वेश्चन दिया, बोला एक मिस्टर एक्स है, उसका 3 कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाओ। तो तुम कितने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे? 3।
मान ले बोला दो कंपनी का शेयर और एक कंपनी का डिवेंचर इन्वेस्टमेंट है, कितना बनाओगे? 3। मान ले ऐसा बोला रिलायंस के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट है, कितना अकाउंट बनाओगे? 3 ही बनाना है। सर तीनों ही तो रिलायंस का है, मेरे को यह भी पता करना है डिवेंचर से कितना कमाई हुआ, प्रेफरेंस शेयर से कितना कमाई हुआ और इक्विटी से कितना कमाई हुआ। मतलब वो चाहे सेम कंपनी को या अलग अलग कंपनी का हो, जितना मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है मैं सबका अलग अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज का अकाउंटिंग सीखने के लिए हम लोगों को सिक्योरिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक होगा फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, एक होगा वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। एग्जाम्पल देके कुछ बता पाओ तो बताओ। फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी का कोई एक एग्जाम्पल, मैंने इतने सारे तुमको बोले, डिबेंचर्स। व्हाई डिबेंचर्स आर फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज? क्योंकि जो इशूअर है ना, इशूअर वो मेरे को प्रॉमिस करता है पीरियोडिकली एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। दोनों चीज फिक्स्ड है, पीरियड भी फिक्स्ड है और कितना अमाउंट देगा वो भी फिक्स्ड है। हमको पता है कि इस टाइम पर मेरे को इतना इतना इंटरेस्ट सामने वाले से मिलना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। बेस्ट एग्जांपल डिवेंचर में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में, ये सब एग्जांपल है फिक्स्ड इनकम का। वेरिएबल इनकम का एग्जांपल इक्विटी शेयर। सर सामने वाले ने वादा कुछ नहीं किया है, बोला मन आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे, तो सर ये वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी है, क्योंकि इससे कभी इनकम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। दोनों का अकाउंटिंग का थोड़ा सा बेस अलग अलग है, इसीलिए आपको 2 पार्ट में ये इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज का अकाउंटिंग सीखना होगा। अगर आप डिबेंचर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का अकाउंटिंग हम सीखेंगे। अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज का अकाउंटिंग हम सीखेंगे। बेस मतलब कॉस्ट कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, वो सब ज्ञान सेम है, बस उसमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिनके बिना हम अकाउंटिंग को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दोनों को अलग अलग बताना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर किस कैटेगरी में ले जाओगे? फिक्स्ड की वेरिएबल? वाई वेरिएबल। कुछ बच्चे वेरिएबल बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं वाई वेरिएबल। वेरी गुड सर, फिक्स्ड है, डिविडेंड 10% देंगे, ये फिक्स्ड है, बट देना नहीं देना ये किसके डिस्क्रिप्शन में है? कंपनी के। मान लो 1 साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, कैन यू फोर्स कंपनी टू पे डिविडेंड? नो। मान लो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया बट कंपनी देना नहीं चाहती है, ये तो कंपनी का डिस्क्रिप्शन है ना कि हम प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करें या नहीं करें। प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स्ड है, बट टाइमिंग ऑफ दोस डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इसीलिए हम लोग इनको फिक्स्ड इनकम नहीं बोलते, हम लोग इनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। तो अगर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर का बात हो रहा है तो मैं वेरिएबल वाली अकाउंटिंग करूंगा। अगर डिबेंचर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो मैं कौन सी अकाउंटिंग सीखूंगा? फिक्स्ड इनकम वाली। हम लोग पहले फिक्स्ड इनकम वाली सीखेंगे क्योंकि टेक्निकल यही है। ये समझ में आ गया तो वेरिएबल इनकम तुमको एक बार में समझ में आएगा, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में मेरे को हर कदम पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया इंटरेस्ट हमको इस टाइम पर मिलने वाला है, उसका अकाउंटिंग हमको करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट का चक्कर बहुत डिफिकल्ट रहेगा फिक्स्ड इनकम में, जो हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो 2 बात बोला, जब भी सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, नंबर 1 स्क्रिप्ट वाइज बनाना है। तेरे पास 10 सिक्योरिटीज है तो कितना अकाउंट बनेगा? 10 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। नंबर 2, अकाउंटिंग करने के लिए मैं सिक्योरिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, फिक्स्ड इनकम, वेरिएबल इनकम। फिक्स्ड इनकम जहां पर एक पीरियोडिकली फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल पे मेरे को फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिक्स्ड इनकम मिलेगा इशूअर से, उसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। वेरिएबल मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किसके डिस्क्रिप्शन में है? कंपनी के डिस्क्रिप्शन में। रेट फिक्स हो या नहीं हो मेरे को मतलब नहीं है, मिलना नहीं मिलना मेरे हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? सामने वाले के हाथ में। अगर वो कोई साल बोलता है नहीं पे करेंगे तो हम उसको लीगली कुछ बोल नहीं सकते कि तुमको देना ही पड़ेगा, ये उसका डिस्क्रिप्शन है देना है या नहीं देना। ये 2 चीज पहले अपने को ध्यान रखना है, फिर अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। क्या ये 2 बेसिक चीजें क्लियर है? देख क्या बोला, अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट शैल बी प्रिपेयर्ड या शुड बी मेड फॉर ईच स्क्रिप परचेज। जितना स्क्रिप्स आप खरीदोगे हर का सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम में बोलो क्या लिखो? these securities will fetch a fixed amount of income या a fixed income at a fixed periodic interval.
फिक्स्ड इनकम एट फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल। एग्जाम्पल्स हो गया इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इधर वेरिएबल इनकम, these securities do not fetch a fixed income at fixed periodic intervals। ये वो फेच नहीं करता। एग्जाम्पल हो गया इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में रेट फिक्स रहता है डिविडेंड का, बट डिविडेंड देना या नहीं देना वो हमारे हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में है। तो रेट फिक्स है बट फिक्स पीरियोडिक इंटरवल पे हमको मिले नहीं मिले वो श्योर नहीं है। इसीलिए ना हम इनका इंटरेस्ट डिविडेंड का अकाउंटिंग पहले से करके नहीं रखते, तभी कर पाएंगे जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। इंटरेस्ट में तो मेरे को पता है इस दिन हमको मिल जाएगा, इस दिन हमको मिलना चाहिए, तो मैं अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर पाऊंगा। डिविडेंड में मैं अकाउंटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो डिक्लेयर नहीं करता मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं कंपनी को फोर्स कर सकूं कि आप मुझे डिविडेंड दीजिए। उनको हम बोलते हैं वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, जिनमें इंटरेस्ट फिक्स पीरियोडिक इंटरवल पे हमको मिलता रहेगा, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट पॉइंट में जाए, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। नेक्स्ट पेज में जाइए, आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। देखो एक बच्चे का डाउट है, पता नहीं क्यों पूछी बच्ची, बट पता नहीं उसके मन में कुछ आ रहा होगा। सर हमारे पास अगर मल्टीपल शेयर्स हो, मल्टीपल शेयर्स मतलब समझे अलग अलग कंपनी का शेयर्स है, एंड हमने सेल करते वक्त वेटेड एवरेज यूज किया, तो कौन से शेयर अकाउंट में करेंगे ये कैसे डिसाइड करें? बोल रहा है मान ले हमारे पास 10 कंपनी का शेयर है, हमने उनमें से एक कंपनी का शेयर बेचा, तो वेटेड एवरेज किसका करेंगे? उसी कंपनी का करेंगे। मान ले 10 शेयर है, उसमें एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर है और हम वो शेयर बेचा, तो जब हम उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेगा तो किसका निकालेगा? रिलायंस वाला शेयर का निकालेगा ना, जो बेचा है। तो ऐसा 10 का नहीं करना है, जो बेचा उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्री वगैरह में भी सेम करते थे। मान लो आपके पास 5 टाइप का इन्वेंट्री है, तो फीफो वेटेड एवरेज जब लगाओगे, जो इन्वेंट्री बेचा उसके ऊपर फीफो वेटेड एवरेज लगाओगे ना। तो सेम चीज यहां पर भी, जो आपने शेयर या डिबेंचर बेचा उसके ऊपर वेटेड एवरेज या फीफो आपको अप्लाई करना होगा, सिर्फ उसी के ऊपर। डन। सारे का वेटेड एवरेज मत कर देना कि सर सबका वेटेड एवरेज कर देंगे। अबे जो बेचा, जो इन्वेस्टमेंट है, उसी का वेटेड एवरेज करना है। ठीक, अब मैं चलता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। सबसे पहले देखो मैंने तुमको एक फॉर्मेट बनाकर दिया है। हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे इस फॉर्मेट से बनाएंगे। ये फॉर्मेट पता है कैसा है? डिटेल्ड अकाउंट का फॉर्मेट है। डिटेल्ड मतलब यहां पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कोई दूसरे अकाउंट में जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप कॉलम्स देखो, डेबिट साइड में डेट, ये तो हम जानते हैं, पर्टिकुलर्स ये भी हम जानते हैं, फेस वैल्यू या नंबर्स कॉलम, या तो फेस वैल्यू लिखो या नंबर्स लिखो। फेस वैल्यू या नंबर्स कॉलम, ये कॉलम हमको क्या बताएगा? मेरे पास कितना नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स में हुआ। कॉस्ट कॉलम या अमाउंट कॉलम, वो ट्रांजैक्शन का वैल्यू क्या है। एंड लास्ट कॉलम देख क्या बोला, इंटरेस्ट कॉलम। क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉलम। यानी यहां पर हमको परचेज का अकाउंटिंग भी हो जाएगा, सेल का अकाउंटिंग भी हो जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा उसका अकाउंटिंग भी हो जाएगा। मेरा डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, मेरे को अलग से कोई और अकाउंट देखना ही नहीं पड़ेगा। मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट है इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और मैं तुमसे पूछना चाहूं बताओ गवर्नमेंट बॉन्ड से कितना कमाई हुआ, तो तुम मेरे से पूछोगे सर कौन सा कमाई बताना है, इंटरेस्ट वाला कमाई बताना है या सेल वाला कमाई बताना है। मैं बोला दोनों बता, तो तुम इंटरेस्ट वाले कॉलम से इंटरेस्ट की कमाई ले आए, और जो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल तुमने कैलकुलेट किया वो मेरे को बता दिया, तो तुम्हारा सारा चीज यहीं से पता चल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉर्मली हमारा लेजर कैसा होता था, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, वहां पे हम लोग इतने डिटेल कॉलम नहीं बनाते थे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम इस तरीके से डिटेल से कॉलम बनाएंगे ताकि एक ही जगह पर हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर नहीं बनाओगे ये सब कॉलम तो पक्का है जब अकाउंटिंग करोगे तुम बहुत टेंशन में आ जाओगे कि यार ये वाला कॉस्ट कितने शेयर्स का था,
ये वाले कॉस्ट कितने शेयर का था, ये इंटरेस्ट कितना पे मिला। अगर वो अकाउंटिंग में प्रॉब्लम में नहीं आना है तो हमको ऐसे डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देख, अमाउंट कॉलम को 3 पार्ट में बांट दिया। नंबर्स कॉलम, कितना शेयर्स डिबेंचर्स परचेज किया, सेल किया। नंबर 2 कॉस्ट कॉलम या अमाउंट कॉलम, एंड नंबर 3 इंटरेस्ट कॉलम। वेरिएबल इनकम में भी यही सेम अकाउंट बनेगा, बस इंटरेस्ट की जगह वर्ड में चेंज कर दूंगा, बोलो क्या, डिविडेंड कॉलम। जब मैं इक्विटी शेयर की अकाउंटिंग करूंगा तो मैं इंटरेस्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगा वहां पे, डिविडेंड। और ये जो तुम अकाउंटिंग कर रहे हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से या कंपनी के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। जिसने इन्वेस्ट किया वही तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएगा। मान ले मैंने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, रिलायंस थोड़ी बनाएगा। रिलायंस तो इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के दिखाया, हमको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो ये जो भी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टर। जिसने इन्वेस्ट किया वही तो अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएगा, वो बना रहा है। सबसे पहले फॉर्मेट हम लोगों को ध्यान में रखना है। मेरे अमाउंट कॉलम की जगह 3 कॉलम आ जाएंगे, नंबर कॉलम, अमाउंट कॉलम एंड इंटरेस्ट कॉलम। अब मेरे को एक एक करके तुमको सिखाना होगा। जब हम फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज परचेज करेंगे तो क्या होगा, जब हम उनको सेल करेंगे तो क्या होगा, उनका इंटरेस्ट इनकम का क्या होगा। अब मेरे को तुमको एक एक बात सिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे नई नई बातें आएंगी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, अगर हमने फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी परचेज किया है तो उसका कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट। बहुत ध्यान से सीखना है, ये सीख गए तो आगे का सारा डिस्कशन आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। यहां पे प्रॉब्लम होना शुरू होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना है। मान ले अविनाश संचेती एक इन्वेस्टर है, ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन, कुछ लिख रहा हूं, बताना क्या बोल रहा हूं, 8% डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच। मेरे को थोड़ा सा ये वर्ड समझाओ। मेरे को लगता है बचपन में तुमने डिबेंचर की अकाउंटिंग सीखी है, तो ये वर्ड तुमको पता होने चाहिए। व्हाट इज दिस 8%? इंटरेस्ट रेट। नॉर्मली ये इंटरेस्ट रेट पूरे साल भर का होता है, पर एनम होता है। कौन सा रेट होता है, पर एनम। तो अगर कंपनी तेरे को पूरे साल का इंटरेस्ट एक साथ देती है तो 8% पर देगी। मान ले कंपनी बोलती है हम आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट देंगे, 6 मंथ्स, तो 4% यानी 8% इंटू 6/12 एक बार मिलेगा, और 8% इंटू 6/12 ये मिलेगा। मान ले कंपनी बोलती है हम क्वार्टरली देंगे, तो 8% इंटू 3/12, 8% इंटू 3/12 यानी 2% की रेट से तुमको 4 बार साल में इंटरेस्ट मिलेगा। ये 8% इंटरेस्ट रेट होता है, और ये कौन सा, पर एनम रेट होता है। कौन सा रेट, पर एनम। व्हाट इज दिस फेस वैल्यू, व्हाट इज दिस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है सर? कंपनी जब भी ये शेयर्स डिबेंचर इशू करती है ना, कंपनी को इन शेयर्स डिबेंचर्स को एक फिक्स डिनोमिनेशन में डिवाइड करना होता है। जो फिक्स डिनोमिनेशन में कंपनी डिवाइड करती है उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। ये ₹1 भी हो सकता है, ₹10 भी हो सकता है, ₹100 भी हो सकता है। ये कंपनी अपने हिसाब से फिक्स करती है, ये कंपनी की इच्छा से डिसाइड करते हैं। क्या ये ₹100 का फेस वैल्यू मतलब ये है क्या कि ये डिबेंचर का वैल्यू ₹100 है? नहीं सर, डिबेंचर का वैल्यू, ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो डिपेंड करेगा आपने किस दिन किस दाम पर इसको खरीदा। अगर सर आपने ₹105 पे खरीदा, 105, तो इसका कॉस्ट क्या होगा, 105। अगर आपने इसको 98 पे खरीदा तो इसका कॉस्ट क्या होगा, 98। तो ये फेस वैल्यू क्यों चाहिए सर? इंटरेस्ट वगैरह इसी फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। जब भी हम लोग इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करेंगे, कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी ना, कंपनी मार्केट प्राइस के हिसाब से इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। जो उसने फेस वैल्यू फिक्स किया था उसी के बेसिस पर हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये फेस वैल्यू मेरे लिए 2 कारण से रिलेवेंट होती है। एक, अगर आपको नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, कितना डिबेंचर्स मेरे पास है, एंड नंबर 2, दूसरा, अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है तो आपको इसी फेस वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट करना होगा। अब मान ले मैंने ना डिसाइड किया, कंपनी का पॉलिसी सुनना, कंपनी का मैंने डिसाइड किया मेरे को ये डिबेंचर्स खरीदना है। कंपनी का पॉलिसी सुन, वो इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेमेंट करती है। कब पेमेंट करती है, हाफ ईयरली। डेट्स भी फिक्स्ड है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। 30 सितंबर 31 मार्च। अच्छे से बताना, 30 सितंबर को जब कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट देगी, किस पीरियड का देगी? 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का।
जब कंपनी 30 सितंबर को आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देगी तो वो 6 मंथ्स कौन सा पीरियड होगा? 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, सुनना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना होता है। 31 मार्च को जब कंपनी इंटरेस्ट देगी 6 मंथ्स का, अक्टूबर से लेके 31 मार्च, क्या ये पूरे साल कवर हो गया? ये पूरा साल का इंटरेस्ट कंपनी बोल रही है हम तोड़ तोड़ के देंगे, हम एक बार में नहीं देंगे। पहला 6 महीने का इंटरेस्ट 30 सितंबर को चला जाएगा, लास्ट 6 महीने का इंटरेस्ट 31 मार्च को चला जाएगा। ये डेट्स कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है, कुछ भी हो सकता है। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली कंपनी डिसाइड करती है, ये कुछ भी हो सकता है। बट क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा, आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे ना, हमेशा हाफ ईयरली वाले दिखाई देंगे। कौन से दिखाई देंगे? हाफ ईयरली। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाता है, 4-4 बार इंटरेस्ट का काउंटिंग करना पड़ेगा एक बार में, और एनुअली बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए हमेशा जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट के साथ आए हैं। ये कंपनी का पॉलिसी है, कंपनी इस दिन पर इंटरेस्ट देता है। सुनना ध्यान से, मैंने डिसाइड किया मैं 1 जून को 1000 डिबेंचर्स परचेस करना चाहता हूं। 1000 डिबेंचर्स परचेस करना चाहता हूं। मान लो ये 1000 डिबेंचर्स हमारे प्यारे गौरव के पास है। आज गौरव है ना, सेकंड बेंच पे बैठा, तो हमारे प्यारे गौरव के पास है। हमारा, हाँ, सबका नहीं। हाँ, गौरव सबका नहीं है, हाँ, बनना चाहता है नहीं। गौरव अच्छा लड़का है, हाँ, तुम लोग उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, सिर्फ हम उड़ा सकते हैं। सुनना, 1/6 को मैं 1000 डिबेंचर्स परचेस करना चाहता हूं। किससे? गौरव से। अब मैं गौरव के पास गया, गौरव भाई तेरे पास डिबेंचर्स है, कंपनी का, बेचना चाहता है क्या? गौरव बोला हाँ बेचना चाहता हूं। मैं बोला भाई मेरे को बेच दे, मेरे को खरीदना है, मेरे को ये कंपनी का डिबेंचर अच्छा लग रहा है, आई वांट टू परचेज दिस डिबेंचर। गौरव मेरे को प्राइस कोट कर रहा है, प्राइस बता रहा है कितने दाम में वो बेचेगा। जब गौरव मेरे को प्राइस कोट कर रहा है ना, गौरव मेरे को 2 चीज का प्राइस कोट कर रहा है, 2 चीज का। सुनना ध्यान से, क्या 2 चीज? पहला, गौरव बोला भैया ये डिबेंचर खरीद लीजिए, ये मार्केट में भी ट्रेड कर रहा है, आप मेरे से खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए। सर ये डिबेंचर का प्राइस चल रहा है 102 रुपीज पर यूनिट या पर डिबेंचर। डिबेंचर का दाम है, किसका दाम है? डिबेंचर का, 102। मैंने बोला ठीक है ले 102, मेरे को ये डिबेंचर दे दे। बोला नहीं भैया रुकिए। मैं बोला क्या हो गया? बोला भैया एक पंगा है डिबेंचर्स में। मैं बोला क्या पंगा है? बोला भैया मेरे को इस डिबेंचर पे ना लास्ट इंटरेस्ट कंपनी से मिला था, लास्ट इंटरेस्ट कंपनी से मिला था। डेट बोलो। 1 जून से पहले इंटरेस्ट गौरव को कब मिला होगा? 31 मार्च को मिला था। तो 31 मार्च तक का हिसाब मेरा कंपनी से सेटल हो गया है। बट भैया हम आपको बेच कब रहे हैं? 1 जून। 31 मार्च और 1 जून के बीच में 2 महीने जा चुके हैं, अप्रैल और मई। और प्रॉब्लम यह है ये अप्रैल और मई महीने का इंटरेस्ट अभी हमको कंपनी से मिला नहीं है। मैं बोला क्यों नहीं मिला रे? बोला सर कंपनी का पॉलिसी है, वो तो फिक्स्ड डेट्स पर ही आपको पेमेंट करेगी, आप हर दिन जाएंगे और पैसा मांगेंगे, ऐसा होगा नहीं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक है मिस्टर चुन्नू, उसको थोड़ा सा पीने का आदत है। क्या पीने का आदत है तुम समझो? हाँ, पीने का आदत है। अब अगर कंपनी ऐसा कर दे जिसको जब आना है तब इंटरेस्ट लेने आ जाना। उसके दादाजी का एक कंपनी का डिवेंचर में पैसा लगाया हुआ था, अब आज उसको पौवा चाहिए, 70 रुपया लगेगा, तो आज कंपनी के ऑफिस चला गया, बोला आज का इंटरेस्ट का हिसाब करके दे दीजिए। पौवा पिया, 2 दिन बेचारा सोया ही रहा, फिर 2 दिन बाद वापस उठा तो पौवा चाहिए, फिर कंपनी के पास चला जाएगा, चलो 2 दिन का इंटरेस्ट का हिसाब कर दीजिए, एक बार में 2 दिन का पौवा का इंतजाम हो जाएगा। कंपनी बोलती है हम ऐसे इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, ऐसे पे करने से हर आदमी कभी भी चला के आ जाएगा और हमको उसको हिसाब करके देना पड़ेगा। हम जब भी इंटरेस्ट पे करेंगे आपके सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स हमारे पास है। जिस दिन वो फिक्स्ड डेट आएगा जो हमने आपको बताई थी 30 सितंबर और 31 मार्च, हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जो भी होल्डर रहेगा उस टाइम। मेरा प्रॉब्लम क्या है, गौरव का प्रॉब्लम क्या है कि वो 1 जून तक डिबेंचर होल्ड कर रखा है, बट उसको कंपनी से ये अप्रैल और मई जो 2 महीना डिबेंचर वो रखा उसका इंटरेस्ट नहीं मिला। मैं बोला तो इसमें हमको क्यों बोल रहा है, कंपनी से बात कर। बोला भैया कंपनी से बात करने से कुछ होगा नहीं, आपसे ही बात करना होगा। बोला भैया क्या? मैं बोला क्या करना है? बोला भैया आप एक काम करो ना, ये 2 महीने का इंटरेस्ट आप मुझे पे कर दो आज। क्या हम 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे? 100 रुपया इंटू 8% इंटू 2/12 कर पाएंगे। बोला ये 2 रुपए का इंटरेस्ट, 2 महीने का इंटरेस्ट आप हमको पे कर दो। मैं बोला मैं क्यों पे करूं? बोला भैया आप चिंता मत कीजिए, जब आगे वाला इंटरेस्ट डेट आएगा, बोलो आगे कौन सा इंटरेस्ट डेट आएगा?
30 सितंबर। आप जब कंपनी को डिबेंचर प्रेजेंट करोगे ना, कंपनी आपको पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर देगी। मैं बोला कंपनी मेरे को 6 महीने का क्यों करेगी? बोला कंपनी को मतलब नहीं है किसके पास डिबेंचर है, कंपनी तो बोलेगी लास्ट 31 मार्च को पे किया था, अब 30 सितंबर हो गया तो मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। बोला भैया आप चिंता मत कीजिए, आप अभी मेरे को 2 महीने का इंटरेस्ट दे दीजिए, जब आप 30 सितंबर को कंपनी के पास जाएंगे तो कंपनी आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देगी? 6 महीने का। अब बताओ क्या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाला बात है? नहीं। अब 6 महीने का इंटरेस्ट मेरे को मिला, 2 महीने का मैंने गौरव को दिया था, मेरी नेट कमाई कितने महीने की? 4 महीने की इंटरेस्ट, और होना भी वही चाहिए था। मैं अगर 1 जून को खरीद रहा हूं तो 1 जून को खरीद रहा हूं, 30 सितंबर तक मेरे को कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और वो 4 महीने का इंटरेस्ट का हिसाब हो जाएगा। बट वो हिसाब डायरेक्टली 4 महीने का नहीं होगा। आप गौरव को 2 महीने का पेमेंट कर दो इंटरेस्ट, और आपको कंपनी से 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सर ये तो बेकार टाइप का काम है, ऐसा ही कर लेते, जिस दिन हम लोग कंपनी से मिलेगा 2 महीने का तू रख लेना, 4 महीने का मैं रख लूंगा। अभी तो गौरव और मैं ऐसे आदमी है जो एक दूसरे को जानते हैं, और गौरव बोलेगा अविनाश भैया का क्या भरोसा, अभी हम परचेजर तो बोलो अविनाश भैया का क्या भरोसा, कल जाके मुड़ जाए बोले हम तो दे दिया था तुमको, अब वापस क्यों आ रहे हो? तो उस समय अविनाश भैया से कौन झगड़ा करेगा? जो लेना है आज ही ले लो, बाद में जाके झगड़ा नहीं करेंगे। जरूरी थोड़ी है हमेशा जब आप बाई सेल करो तो सामने वाला पार्टी आपसे नोन हो, तो जो हिसाब करना है उसके साथ तो आज ही खत्म करके करना पड़ेगा। तो हम लोग आज ही हिसाब करेंगे, हम लोग वो इंटरेस्ट डेट के आने का वेट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, जब आप ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज खरीदने जाओगे या बेचने जाओगे ना, तो सिर्फ इस सिक्योरिटी के प्राइस को डील नहीं करना होगा, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट का भी डीलिंग करना होगा, जिस पीरियड का इंटरेस्ट आपको मिला नहीं और मिलना चाहिए। यहां पर गौरव बेचते समय ये बोला ना कि भैया मेरे को 2 महीने का इंटरेस्ट आप देंगे, ऐसे ही अगर आप बेचने जाओगे तो आप भी तो सामने वाले को बोलोगे भाई मेरे को 2 महीने का इंटरेस्ट देना। ये हमेशा आपको डील करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन खुद से बताएगा नहीं, तुमको याद रख के करना पड़ेगा। तो सर अगर आपको गौरव 2 चीज का प्राइस बोला, ये 102 बोला, मान लीजिए सर इंटरेस्ट 2 रुपया, एक बार मान लीजिए इंटरेस्ट 2 रुपया, तो हमने जब खरीदा ये डिवेंचर कितना रुपया पेमेंट किया होगा गौरव को? 104 पेमेंट किया होगा। ध्यान से सुनना, इस 102 को हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्या वर्ड बोला? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। बोल रहा हूं द प्राइस ऑफ डिवेंचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, द प्राइस ऑफ डिवेंचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इस 104 को हम लोग बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस, द प्राइस ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे को टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, एक्स या कम? कम इंटरेस्ट पेमेंट 104 करना पड़ेगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 102 लेना चाहिए या 104? अब देख, अब कहां पे मैं आ गया वापस, मैं जब भी कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करता हूं तो उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूं? कॉस्ट। अब मैं मेरे मेन मुद्दे पर आ रहा हूं, जब आप ये इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रॉब्लम क्या होगा, तुम्हारे पास 2 प्राइसेस अवेलेबल होंगे, एक होगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस और एक होगा कम इंटरेस्ट प्राइस। हम लोगों को यह सीखना है कौन सा मेरे लिए कॉस्ट है। मेरे को बताओ ये डिबेंचर का कॉस्ट हमारे लिए 100 और 102 या 104? 102 वाले हाथ उठाए, जो नहीं हाथ उठाएंगे वो फिर गलत बात सुनेंगे। हाँ, दोनों में एक तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए। 102 वाले हाथ उठाए, ठीक है। 104 वाले हाथ उठाए, ठीक है। अब बताओ 102 क्यों लग रहा है आप लोगों को? ओके, बच्चा बोल रहा है सर ये 2 रुपया जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं ना आज, चिंता मत कीजिए, ये आपको कंपनी से वापस रिकवर हो जाएगा। सोच के देखो, यस और नो। कब रिकवर होगा? 30 सितंबर को, जब कंपनी आपको क्या पे करेगी? 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेगी। एक बात बताना, कॉस्ट किसको बोलते हैं? आपके पॉकेट से लगे हुए खर्चे। अगर कोई खर्चा आपको वापस रीइंबर्स हो जाए तो क्या आप उसको अपना कॉस्ट बोलोगे?
आंसर इज नो, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमको वापस मिल जाएगा 4 महीने बाद जब मेरे का इंटरेस्ट पेमेंट डेट आएगा। तो मेरे को इस इंटरेस्ट को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ कॉस्ट बोलूंगा। कितना रुपया पता है? 102। हां, अगर कोई ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगेगा तो मैं उनको जोड़ लूंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इतना एग्जाम्पल से बात करूं तो माई कॉस्ट विल बी 102 एंड नॉट 104। तो सुनना, टोटल अमाउंट टू बी पेड कम इंटरेस्ट प्राइस 104, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 102, मैं बोलू वर्ड एक्स इंटरेस्ट प्राइस। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी एक्स इंटरेस्ट बिकॉज इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड इन फ्यूचर, एंड कोई चीज जो फ्यूचर में रिकवर हो जाएगी वो आपके लिए कॉस्ट नहीं है। आप अभी उसको खर्चा बोल के लिख लीजिए, फ्यूचर में जाके वो वापस रिकवर हो जाएगा। पहले बोलिए, ये बात समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? तो मेरे को यही चीज सिखाना था। जब हम ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज परचेज करेंगे, उनको इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे, हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरा एग्जाम्पल सुनना, अगर मान ले यही डिबेंचर्स मैं गौरव से 1 अप्रैल को खरीद रहा होता, 1 अप्रैल, तो बताइए क्या डिफरेंस आता? सर इंटरेस्ट अलग से आता ही नहीं। बोलो क्यों? सर गौरव को 31 मार्च तक तो इंटरेस्ट मिला हुआ है, गौरव का पेड भरा हुआ है सर, उसको कंपनी से अभी तक का पूरा हिसाब हुआ है। जब गौरव का कोई इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं है तो वो हमसे कोई इंटरेस्ट मांगेगा भी नहीं। तो गौरव मेरे से टोटल कितना मांगेगा? 102, वही मेरा कॉस्ट है और वही मेरे को पेमेंट करना है। अगर आप एकदम इमीडिएटली आफ्टर दी आईपीडी या ऑन दी आईपीडी परचेज करते हो तो सामने वाले को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसको इंटरेस्ट कंपनी से मिल जाएगा। इसीलिए वहां पर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट दोनों सेम रहेगा। मैं कम इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोल रहा हूं, कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट 0 हो जाए तो कम इंटरेस्ट इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट। तो अगर आपने इमीडिएटली आफ्टर दी आईपीडी या ऑन दी आईपीडी किसी से परचेज सेल किया है तो सामने वाले को आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, उस समय कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस दोनों सेम रहेगा। सर आप जर्नल एंट्री क्या करोगे? मान लो सर ये एग्जांपल है, इसमें जर्नल क्या करोगे? देख जर्नल कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ आरआईएल अकाउंट डेबिट। बताओ, इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड एट AS 13 पढ़ा दिया, कॉस्ट कितना? 102। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना रुपया? इंटरेस्ट 2 रुपया। अभी खर्चा दिखाया हूं, चिंता मत करो, 4 महीने बाद वापस रिकवर हो जाएगा और नलीफाई हो जाएगा। टू बैंक, टोटल पेमेंट कितना करना है? 104 रुपया। हां, अगर कोई कमीशन ब्रोकरेज वगैरह अलग से लगेगा तो हम उसको कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उसमें। मान ले मेरे को बोला कि 1% कमी ब्रोकरेज पे करना है आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस का, तो बता एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना? 102, उसका 1% कितना? 1.02। ये मैं अपने कॉस्ट में ऐड कर लूंगा। पेमेंट मेरे को उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा, ब्रोकरेज का भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, उतना ज्यादा करना पड़ेगा। मान ले बोला 1% ब्रोकरेज आपको पे करना है कम इंटरेस्ट प्राइस पर, बोल कम इंटरेस्ट प्राइस कितना? 104, उस पे 1% कितना? 1.04। ये ब्रोकरेज में ऐड कर लूंगा। सर इसमें तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, वो तो ब्रोकरेज है ना ये। अब ब्रोकरेज कोई सा भी प्राइस पे हो सकता है, कम पे भी हो सकता है, एक्स पे भी। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस पे होता है। किस पर होता है? ट्रांजैक्शन प्राइस इज एक्चुअली द अमाउंट यू आर पेइंग विच इज 104। नॉर्मली उसी पर होता है। बट अगर आपको क्वेश्चन बोले एक्स तो आप एक्स का कैलकुलेट कर लेना, कम इंटरेस्ट बोले तो कम इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर लेना। जो भी ब्रोकरेज आएगा वो मैं अलग से किसमें ऐड कर दूंगा? कॉस्ट में। तो सुनना, मेरा कॉस्ट हो जाएगा 103.04। हाँ, 2 रुपया का इंटरेस्ट, तो टोटल पेमेंट 105.04। क्या हम लोग ये काम कर पाएंगे? पक्का। सबसे इंपॉर्टेंट जो डीलिंग करना है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में, वो डीलिंग आपको करना है इंटरेस्ट के साथ। क्यों? इंटरेस्ट एक फिक्स डेट पर आपको हर बार कंपनी से मिलेगा, तो उस इंटरेस्ट का अकाउंटिंग आपको बार बार करना होगा। ये सिर्फ अभी नहीं करना होगा, परचेज किए तभी इंटरेस्ट पर ध्यान रखना है, हर इंटरेस्ट पेमेंट डेट पर इंटरेस्ट पर ध्यान रखना है, अगर बेचेंगे तो भी इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। हर एक ट्रांजैक्शन में आपको देखना होगा कि इंटरेस्ट ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा। इसीलिए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज थोड़ा सा बच्चा लोग को टेक्निकल लगता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। पहले बता, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट दो चीज क्यों मांग रहा है, ये सारी बात क्लियर है।
अगर आप होते तो क्या आप भी ऐसे ही ट्रांजैक्शन करते? आंसर इज यस सर, हम उससे 102 रुपए के साथ साथ इंटरेस्ट भी मांगते, क्योंकि 2 महीने से मेरे को कोई इंटरेस्ट मिला एंड आई शुड बी इंटाइटल टू इट, क्योंकि मैंने उसको 2 महीने होल्ड किया है। कर पाएंगे क्या? पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करना है ये क्लियर है, नीचे लिखेंगे आप। क्लियर? लिखो नीचे। In case of a fixed income bearing security, the price of the security can be quoted, सामने वाला आपको दो तरीके से बता सकता है, कैन बी कोटेड in any of the following two ways, can be quoted in any of the following two ways, दो तरीके से कोट कर सकता है। एक हो गया एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक हो गया कम इंटरेस्ट प्राइस। ये दो प्राइस कोटेशन आपको दिए जा सकते हैं। एक्स इंटरेस्ट प्राइस को क्या बोलेंगे? प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग, बोलिए क्या? इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट प्राइस इज प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मेरे को बता एक एक करके, इंटरेस्ट किस पीरियड का, कब से कब तक का? गौरव हमसे इंटरेस्ट कब से कब तक का मांगा? 2 महीना। ये 2 महीना मैं बोलूं तो अच्छे से चला के ऐसे बोल सकता हूं, इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टू द डेट ऑफ परचेज। ऐसे बोल सकता हूं, इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट। लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट क्या था? 31 मार्च। वहां से लेकर 1 जून तक का वो मेरे से इंटरेस्ट लेगा, विच इज 2 मंथ्स। तो इंटरेस्ट हमेशा होगा फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट, जो भी लास्ट उसको इंटरेस्ट पेमेंट डेट इंटरेस्ट मिला था, हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट डेट को शॉर्ट में आईपीडी बोलेंगे। फ्रॉम लास्ट आईपीडी टू डेट ऑफ परचेज। नंबर 2, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज दी, बोलना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड। एक्स इन्वेस्टमेंट प्राइस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड। कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, टोटल अमाउंट पेएबल। ये जो टोटल आपको पैसा पे करना है, हमारे एग्जाम्पल में व्हाट वाज द एक्स इंटरेस्ट प्राइस? 102. What was the amount of interest? 2. What was the come interest price? 104. This I'll have to pay to Gaurav, जिसमें 102 इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट होगा और 2 रुपया इंटरेस्ट होगा। 2 रुपया इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? अगर मुझे जर्नल एंट्री करना है, जर्नल इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट का अमाउंट टू बैंक। बोलिएगा ये कौन सा प्राइस? कम इंटरेस्ट प्राइस। नोट लिखूंगा, expenses on purchases will be added to cost as usual, will be added to cost as usual। अगर कोई ब्रोकरेज, एसटीटी वगैरह है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है, वो मैं कॉस्ट में ऐड करूंगा, जैसे मैं हमेशा करता आ रहा हूं,
जैसे मैं हमेशा करता आ रहा हूं। पार्थ, मैंने ना इस बात पर चर्चा कर ली है, आप ना जब वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बोला है। एक्सपेंस ऑन परचेज विल बी एडेड टू कॉस्ट एज यूजुअल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस, बोल क्या लिखने वाला हूं, एक्सपेंस ऑन परचेजेस प्लस इंटरेस्ट नहीं बोलने का, इंटरेस्ट बोलोगे तो गलत हो जाएगा, इंटरेस्ट तो कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं होगा। एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंस ऑन परचेजेस, जो परचेज रेट से रिलेटेड खर्चा है, कोई ब्रोकरेज लगा, स्टैंप ड्यूटी लगा, उनको ऐड करके आपका कॉस्ट निकल जाएगा। बिना हड़बड़ाए एक बार ये सारा बात रीड करो, रीड करने के बाद एक छोटू सा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल दिखाता हूं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। पहले आप इतना रीड करो। एक बार रीड किया आपने, मेरे को तुम अपने आप बेसिक नॉलेज से बताना। मैं इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऐसे दिखा सकता हूं क्या, डेट 1 जून, 1 जून को परचेज किया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट परचेज किया, डेबिट कर रहा हूं टू बैंक, 1000 मान लीजिए हमने डिबेंचर परचेज किया, कॉस्ट कितना लिखूं, 1,02,000 लिखूं, 1000 इंटू 100 इंटू 1,02,000, और जो 2000 इंटरेस्ट पे किया वो किस कॉलम में आ जाएगा, इंटरेस्ट कॉलम में। देखो लेजर में कैसे प्रेजेंट करते हैं, वहां पे मैंने जर्नल एंट्री किया, मैं लेजर प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। मैंने किया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है वो कॉस्ट कॉलम में चला गया, और जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है वो किस कॉलम में चला गया, इंटरेस्ट कॉलम में। तुमको अलग से इंटरेस्ट अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट कॉलम रिप्रेजेंट इंटरेस्ट अकाउंट। नहीं तो तुम दो अकाउंट में एंट्री करते, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टू बैंक 1,02,000, फिर इंटरेस्ट अकाउंट में टू बैंक 2,000, तो डबल काम बच गया ना, दो अकाउंट में करने की जगह एक ही बार में टू बैंक, इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट लिख दिया, कॉस्ट कॉलम में कॉस्ट लिख दिया। इसीलिए बोला ये करने से आपको एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, दो बार आपको बार बार अकाउंटिंग करने का दरकार नहीं पड़ेगा। हम लोग ऐसे करते हैं, आप बचपन में जो सीख रहे थे आपने इतना डिटेल्ड पढ़ा नहीं था, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, जैसे मतलब मेरे भैया लोग करते हैं, आप जाओगे टैली वगैरह देखोगे तो वहां पे आपको पूरा लेजर में सारा डिटेल दिखाई देगा, वो आपको कॉलम्स एक्टिवेट करने होते हैं तो आपको सारा डिटेल उसमें बता देगा किससे किससे रिलेटेड क्या क्या है। ये डिटेल रखने से क्या फायदा होता है, आपको 4-5 जगह भटकना नहीं पड़ेगा, अरे यार इंटरेस्ट कितना मिला, ये कितना मिला, एक ही जगह पर सब दिख जाएगा। पहले बोलिए वाली एंट्री हम कर सकते हैं, क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बुक में जाने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले देख के यहीं से बोलने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6, खाली कॉस्ट निकालने पर क्वेश्चन है। मिस्टर टी परचेज्ड 1000 नंबर्स, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, व्हाट इज दिस 100? फेस वैल्यू। ऑन 1 अप्रैल 2019 एट 96 कम इंटरेस्ट, क्या प्राइस दिया हुआ, ये कम इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ 96, मतलब इस 96 के अंदर डैश इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हाँ बोला द प्रीवियस इंटरेस्ट डेट वाज 31 दिसंबर, इससे पहले लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर को। तो बताओ जब 1 अप्रैल को आप खरीदने जाओगे आपको कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना होगा, 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना। और सुन ये 3 महीने का इंटरेस्ट ना 96 के अंदर इंक्लूडेड है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं क्या तुम मुझे इस 96 को तोड़कर दे सकते हो, मैं 96,000 लिख रहा हूं, क्या इसमें तुम मेरे को बता सकते हो
एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है और इंटरेस्ट का एलिमेंट कितना है, पहले क्या कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वही हमको पता है, और जो इंटरेस्ट हटा देंगे तो क्या बचेगा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस बचेगा। टोटल मैं 96,000 का पेमेंट कर रहा हूं, इसके अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट है और इसके अंदर एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। मेरे को बता इंटरेस्ट का एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करूं? सर 1000 डिबेंचर इंटू ₹100 इंटू 10% इंटू 3/12, ये 10% तो पूरे साल का रेट है, आपको तो सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। बोलो कितना आ रहा है? 2500। अगर 96,000 टोटल प्राइस है, उसमें 2500 इंटरेस्ट है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर्स? 93,500। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर मेरे को प्राइस कम इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है और एक इंटरेस्ट एलिमेंट है। अगर मैं इंटरेस्ट एलिमेंट कैलकुलेट करके टोटल प्राइस से माइनस कर दूं तो मेरे को क्या कॉस्ट का एलिमेंट मिल जाएगा? ये कॉस्ट का एलिमेंट 93,500। ऐसे बोल सकते हैं, कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब जब एक्स प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू कम, तो कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ सकता है। ये आपको वैल्यू करके निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन खुद से करो। यहां मैंने हेल्प किया, यहां मैं तुमसे कैलकुलेशन चाहता हूं। क्वेश्चन 7, आयुष अभी परचेज कर रहे हैं, अभी तुम सेल पे क्यों आ गए हो? जब सेल करेंगे तब बात करेंगे उसका अलग से। ये 95 कौन सा प्राइस है? आगे जाके बोला है कम इंटरेस्ट। सर मान लीजिए नहीं बोलता तो? अगर आपको कुछ ना बोले आप अजम्पशन ले सकते हैं। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं बोल रहा है तो वो डिबेंचर का ही दाम बता रहा है, मतलब कौन सा दाम? एक्स इंटरेस्ट प्राइस बता रहा है। कौन सा प्राइस? एक्स इंटरेस्ट। बट विल राइट द अजम्पशन कि हमको बोला नहीं गया तो हमने ये प्राइस अज्यूम किया है। अभी तुमको बोला है नेक्स्ट लाइन में दिस प्राइस इज कम इंटरेस्ट, तो मेरे को बताना टोटल कम इंटरेस्ट प्राइस तुमको कितना दिया गया? 95,000, 1000 इंटू 95। मेरे को बताना इसके अंदर इंटरेस्ट कितने महीने का है? हमने 31 जनवरी को खरीदा है, 31 जनवरी से पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर को, हाँ या ना? दिसंबर में मिल गया होगा इंटरेस्ट, तो एक महीने का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। कैसे कैलकुलेट करोगे? हमेशा फेस वैल्यू 1000 इंटू 100 इंटू 6% इंटू 1/12, 500। तो बताइए एक्स इंटरेस्ट प्राइस या कॉस्ट कितना होगा? 94,500। कोई बच्चा जर्नल एंट्री बोलने की कोशिश करो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 94,500, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 500, टू बैंक 95,000 जो हमको पेमेंट करना है। बोलिए क्या ये प्राइस का चक्कर क्लियर हो रहा है? आपको एक्स इंटरेस्ट भी दे सकता है, कम इंटरेस्ट भी दे सकता है, आपको ध्यान से उसका अकाउंटिंग करना होगा। सर मान लीजिए प्राइस अगर एक्स इंटरेस्ट देता तो, मान लीजिए 95 एक्स इंटरेस्ट होता, तो मैं बोलूं मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फिर सीधा सीधा 95,000 हो जाता। क्या मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? हां, इंटरेस्ट कितना है? 500। तो बताओ टोटल पेमेंट कितना होगा? 95,500। मैं बोलूंगा देख इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 95,000 एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 500, टू बैंक 95,500। क्या ये एक्स और कम इंटरेस्ट बात समझ में आया? पक्का? कॉस्ट कभी भी निकालने बोलेगा तो आप कौन सा प्राइस लेंगे? एक्स इंटरेस्ट। पेमेंट कितना करना है? कम इंटरेस्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट को कॉस्ट में क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा हूं? बिकॉज वो मेरे को फ्यूचर में रिकवर हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि वो मेरे को फ्यूचर में वापस रिकवर हो जाएगा तो मेरे को उसको कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करने का दरकार नहीं है। बचपन में याद करो इन्वेंट्री पढ़ते थे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कॉस्ट में इंक्लूड होता है, बट अगर कोई टैक्सेस रिफंडेबल नेचर का होता है तो हम उसको इंक्लूड, क्योंकि जो चीज रिफंड मिल जाएगा वो मेरे लिए लगा हुआ खर्चा नहीं है। क्या ये दो एग्जाम्पल से
मैंने जो ये बात आपके साथ डिस्कस की, ये बात आपको क्लियर है? पक्का? आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 5 तो 6 और 7 यहां पर भी कर सकते हैं, या कॉपी में भी मेरे साथ आंसर लिख सकते हैं। आंसर टू क्वेश्चन, मैं ना 6 लिखवा रहा हूं, 5 आप खुद लिख लेना, होमवर्क लिख लो उसको। आंसर टू क्वेश्चन 6, पेज नंबर क्या है रे? 3। कम इंटरेस्ट प्राइस, बोलना 1000 इंटू 95, 95,000। 6, सॉरी हम लोग 7 कर रहे हैं, मैं सेकंड वाला करवा रहा हूं, ठीक है 7 कर देता हूं। 95,000 लेस इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। ये 1 मंथ क्यों? लास्ट आईपीडी से लेके डेट ऑफ परचेज, लास्ट आईपीडी था 31 दिसंबर, हमने परचेज किया 31 जनवरी, तो 1 महीने का इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा। 1000 इंटू 100, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, आपने बोला था, इंटू 6% इंटू 1/12, 6 था ना परसेंट, तो 94,500 इज माई एक्स इंटरेस्ट प्राइस या फिर कॉस्ट। मेरे को जर्नल करने बोला गया तो मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा। इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट 94,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बोलो कितना? 500 टू बैंक, टोटल पेमेंट कितना? 95,000। नरेशन देखो अब इस उम्र में लिखते हुए अच्छे नहीं लगते हम लोग। बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, अब क्या नरेशन लिखना है? नरेशन में तो जो भी लिख दो, बस वो लिखना पड़ता है, फॉर्मेलिटी है। परचेज जब करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ये क्लियर है? ये पंगा पता है यहां पर आ रहा है, बट इक्विटी शेयर्स में नहीं आएगा। बोलो क्यों? सर जब इक्विटी शेयर खरीदने जाएंगे, मान लो मैं रिलायंस का इक्विटी शेयर गौरव से खरीदने गया, गौरव बोला भैया मेरे को 1 साल से डिविडेंड नहीं मिला है, मुझको आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। मैं बोला गौरव तेरे को क्या, किसी को नहीं मिला, और कब मिलेगा किसी को पता? आपको पता है जब डिविडेंड नहीं मिलता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मार्केट प्राइस में वो अपने आप इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ रहता है। कंपनी जैसे जैसे इनकम कमाता है, कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में अपने आप बढ़ता है। ये शेयर प्राइस बढ़ता है मतलब वो इनकम का इफेक्ट इंक्लूड करते हुए जा रहा है। तो गौरव जिस दाम में मेरे को बेच रहा है ना, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, अलग से मेरे को उसको डिविडेंड देने का दरकार नहीं पड़ता है। तो वहां पे चीजें सिंपल इसलिए हो जाएंगी, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ वही कॉस्ट है। यहां पे पंगा क्या है, अगर कम इंटरेस्ट पे ट्रांजैक्शन हुआ तो मुझे एक्स इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ेगा ताकि मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर सकूं। इसीलिए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी थोड़ा चैलेंजिंग होता है एज कंपेयर टू वेरिएबल। वेरिएबल में सब कुछ जो दिया है उसी पर करना है, फिक्स्ड में तुमको बार बार कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। पहले बोल, क्या हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे जब परचेस करेंगे? क्या आपको ये लेजर प्रेजेंटेशन, ये आपको लिखने का दरकार नहीं है, जब अपने क्वेश्चंस में जाएंगे सब दिखेगा। क्या ये लेजर प्रेजेंटेशन समझ में आया? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने नंबर्स खरीदे, क्या उसका कॉस्ट है और कितना इंटरेस्ट आपने टोटल पे किया है। कर पाएंगे हम लोग? पक्का? आगे का डिस्कशन कल से लेंगे, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूं कुछ, एक आध होमवर्क करो, तब क्या है रिवाइज करते रहोगे, नहीं तो तुम खोल के देखोगे भी नहीं। क्वेश्चन 1 ऑफ होमवर्क सेक्शन, पेज नंबर 11, क्वेश्चन 1, सिर्फ एक क्वेश्चन, पेज 11 क्वेश्चन 1, होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन 1। आपको ना बुक में होमवर्क सेक्शन और क्लास वर्क सेक्शन अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। और बुक में ना हर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो आपको पता रहेगा कौन से टॉपिक से आप रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो।
और वो भी होमवर्क है, हाँ बाबा, वो तो सर करवा ही दिए, फिर भी होमवर्क तो है ही है। अभी ये कोई होमवर्क होता है, बता यार। आदित्य, अभी की रूटीन सिर्फ यही है, क्लास के टाइम पर क्लास करते रहिए, दिन में 3, ऑल्टरनेटिव डेज 4, ये टारगेट रख के क्लासेस कीजिए। एक दिन 4, एक दिन 3, एक दिन 4, एक दिन 3। अगर आप कंसिस्टेंटली मंडे टू संडे सैटरडे कर पाएंगे, संडे को सिर्फ 2 क्लास कीजिए और कुछ नहीं करना है। जो आपकी लाइव क्लास हो रही है वो तो रूटीन के हिसाब से चलेगी, बाद बाकी बचा हुआ स्लॉट्स आप अपने वीडियोस में डाल दें। बाय बाय ऑनलाइन।